त्रिशनीत अरोरा, जन्म 2 नवंबर 1933, एक एथिकल हैकर है। वह साइबर सिक्योरिटी कंपनी TAC सिक्योरिटी का संस्थापक और CEO है। अरोरा ने एथिकल हैकिंग और वेब सुरक्षा पर कई किताबें लिखी हैं। तावरेशन पुरस्कार तथा सम्मान, ताओने पंजाब मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अरोड़ा को 65वें गणतंत्र दिवस पंजाब सरकार भारत पर एक स्टेट अवार्ड दिया। 2015 में PCHB द्वारा पंजाबी आइकॉन पुरस्कार मिला। आकाश अंबानी, विजय शेखर शर्मा, रणवीर सिंह, प्रभास और अन्य लोगों के साथ 2017 में GQ मैगजीन द्वारा 50 सबसे प्रभावशाली युवा भारतीयों की सूची में शामिल। 2013 में अरोड़ा ने गुजरात के बिजनेस रिलेशंस सम्मेलन में यशवंत सिन्हा, भारत के पूर्व वित्त मंत्री के साथ मंच साझा किया। आज इन्हें भी देखें। आशास, अंकित, फादिया, प्रणव मिस्त्री। बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर अपराध पर एक कन्वेंशन है जिसे साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन या बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। साइबर अपराध को लेकर यूरोपीय परिषद की यह संधि, जिसे बुडापेस्ट संधि पत्र के नाम से जाना जाता है, यह संधि साइबर अपराध के लिए व्यापक राष्ट्रीय कानून बनाने की दिशा में किसी भी देश के लिए एक मार्गदर्शिका हो सकती है। यह अपनी तरह की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कानूनों को सुव्यवस्थित करके, जांच पड़ताल की तकनीकों में सुधार करके तथा इस संबंध में विश्व के अन्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने हेतु इंटरनेट और कंप्यूटर अपराधों पर रोक लगाने संबंधी मांग की गई है। आश संदर्भ आशा केन लिनक्स, जिसका पूरा नाम कंप्यूटर एडेड खोजी वातावरण, कंप्यूटर एडेड इन्वेस्टिगेटिव एनवायरनमेंट है और एक इतालवी लिनक्स लाइव वितरण है। यह एक डिजिटल फोरेंसिक परियोजना के रूप में शुरू हुआ। और उद्देश्य आर्कैन एक पेशेवर मुक्त स्रोत फोरेंसिक प्लेटफॉर्म है जो एक ग्राफिकल इंटरफेस वातावरण में शक्तिशाली लिपियों के साथ साथ सॉफ्टवेयर टूल्स को मॉड्यूल के रूप में एकीकृत करता है। इसके संचालन वातावरण को डिजिटल फोरेंसिक जांच प्रक्रिया, संरक्षण, संग्रह, परीक्षा और विश्लेषण करने के लिए आवश्यक सभी उपकरणों को फोरेंसिक वृत्तिक प्रदान करने के इरादे से बनाया गया था। कैन एक लाइव लिनक्स वितरण है, इसलिए इसे रिमूवेबल मीडिया, फ्लैश ड्राइव या ऑप्टिकल डिस्क से बूट किया जा सकता है और मेमोरी में चलाया जा सकता है। यह एक भौतिक, फिजिकल या आभासी प्रणाली, वर्चुअल सिस्टम पर भी स्थापित किया जा सकता है। लाइव मोड में कैन एक सहायक ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट किए बिना डेटा स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स पर काम कर सकता है। नवीनतम संस्करण 9.0 UEFI प्लस सिक्योर और लिगेसी बायोस पर बूट कर सकता है, जिससे कैन को पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम उदा विंडोज NT और नए प्लेटफॉर्म लिनक्स विंडोज 10 को बूट करने वाली सूचना प्रणालियों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बाश आवश्यकताएं शाश कैन उबंटू 16.464 बिट पर आधारित है और लिनक्स कर्नल 4.4/97 का उपयोग करता है। लाइव डिस्क के रूप में इसे चलाने के लिए सिस्टम की आवश्यकताएं उबंटू 16.4 2 GHz दोहरा कोर प्रोसेसर या बेहतर 2 GB सिस्टम मेमोरी के समान है। यह एक भौतिक प्रणाली जैसे हार्ड डिस्क या VMware वर्कस्टेशन जैसे वर्चुअल मशीन वातावरण में चल सकता है। आयशैच समर्थित मंच आयशैच कैन लिनक्स वितरण में कई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट और लाइब्रेरी हैं जिनका उपयोग फोरेंसिक कार्यों को करने के लिए ग्राफिकल या कमांड लाइन वातावरण में किया जा सकता है। यह विंडोज, लिनक्स और कुछ यूनिक्स प्रणालियों पर बनाया गया डेटा ऑब्जेक्ट का विश्लेषण कर सकता है। संस्करण 9.0 में प्रमुख फोरेंसिक विशेषताओं में से एक यह है कि यह सभी ब्लॉक उपकरणों को डिफॉल्ट रूप से केवल पढ़ने के मोड में सेट करता है। लिखना अवरुद्ध करना एक महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली है। इससे यह देखा जाता है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फोरेंसिक टूल इसे केवल पढ़ सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि संलग्न डेटा ऑब्जेक्ट को संशोधित नहीं किया गया है, जो डिजिटल फोरेंसिक संरक्षण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। कंप्यूटर सुरक्षा, जिसे साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा या सूचना प्रौद्योगिकी IT सुरक्षा भी कहा जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणालियों और नेटवर्क की उन खतरों से रक्षा करने के लिए है जो अनधिकृत जानकारी के खुलासे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या डेटा की चोरी या क्षति के साथ साथ उनकी सेवाओं में व्यवधान या गलत दिशा में ले जाने का कारण बन सकते हैं।
यह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कंप्यूटर प्रणालियों, इंटरनेट और वायरलेस नेटवर्क मानकों पर बढ़ती निर्भरता है। यह स्मार्ट उपकरणों के विकास के कारण भी महत्वपूर्ण है, जिसमें स्मार्टफोन, टेलीविजन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) से जुड़े विभिन्न उपकरण शामिल हैं। सूचना प्रणालियों की जटिलता और उनके द्वारा समर्थित समाजों के कारण साइबर सुरक्षा समकालीन दुनिया के सामने सबसे महत्वपूर्ण नई चुनौतियों में से एक है। सुरक्षा उन प्रणालियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो बिजली वितरण, चुनाव और वित्त जैसे बड़े पैमाने पर काम करने वाली प्रणालियों को नियंत्रित करती हैं और जिनका व्यापक भौतिक प्रभाव होता है। कंप्यूटर सुरक्षा के कई पहलू डिजिटल सुरक्षा से जुड़े होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड और एन्क्रिप्शन, लेकिन अनधिकृत छेड़छाड़ को रोकने के लिए अभी भी धातु के ताले जैसी भौतिक सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जाता है। IT सुरक्षा सूचना सुरक्षा का एक सही उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए यह सुरक्षा सम्मेलन योजना में पूरी तरह फिट नहीं होती। 81 कमजोरियां और हमले। 81 भेद्यता एक दोष को संदर्भित करती है जो कंप्यूटर या प्रणाली की संरचना, निष्पादन, कार्यप्रणाली या आंतरिक निगरानी में होती है, जिससे उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अब तक खोजी गई अधिकांश भेद्यताओं को कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स (CVE) डेटाबेस में प्रलेखित किया गया है। एक शोषण योग्य भेद्यता वह होती है जिसके लिए कम से कम एक प्रभावी हमला या शोषण मौजूद होता है। जो व्यक्ति या समूह जानबूझकर भेद्यताओं की तलाश करते हैं, उन्हें खतरे के रूप में जाना जाता है। भेद्यताओं पर शोध किया जा सकता है, उन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग, शिकार या स्वचालित उपकरणों या अनुकूलित स्क्रिप्ट का उपयोग करके शोषित किया जा सकता है। विभिन्न लोग या समूह साइबर हमलों के शिकार हो सकते हैं, लेकिन विभिन्न समूहों को अलग अलग प्रकार के हमले ज्यादा झेलने पड़ते हैं। अप्रैल 2023 में यूनाइटेड किंगडम के विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विभाग ने पिछले 12 महीनों में हुए साइबर हमलों पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें उन्होंने 2223 यूके व्यवसायों, 1174 यूके में पंजीकृत चैरिटीज और 555 शैक्षणिक संस्थानों का सर्वेक्षण किया। शोध में पाया गया कि 32% व्यवसाय और 24% चैरिटीज ने पिछले 12 महीनों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन या हमलों का अनुभव किया। ये आंकड़े मध्यम व्यवसायों 89%, बड़े व्यवसायों 59% और उच्च आय वाली चैरिटीज जिनकी वार्षिक आय 500,000 या उससे अधिक है 26% के लिए अधिक थे। हालांकि मध्यम और बड़े व्यवसाय अधिकतर शिकार होते हैं, क्योंकि बड़े व्यवसायों ने पिछले दशक में अपनी सुरक्षा में सुधार किया है, लेकिन छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय SMBs भी तेजी से अधिक भेद्य होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास व्यापार की रक्षा के लिए उन्नत उपकरण नहीं होते। SMBs आमतौर पर मैलवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग, मैन इन द मिडल अटैक्स और डिनायल ऑन ऑफ सर्विस (DOS) हमलों से प्रभावित होते हैं। साधारण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं पर सबसे अधिक अप्रत्यक्ष साइबर हमलों का खतरा होता है। इन हमलों में हमलावर जितने संभव हों उतने उपकरणों, सेवाओं या उपयोगकर्ताओं को अंधाधुंध रूप से निशाना बनाते हैं। वे इंटरनेट की खुली प्रकृति का लाभ उठाकर यह करते हैं। इन रणनीतियों में मुख्य रूप से फिशिंग, रैंसमवेयर, वाटर होलिंग और स्कैनिंग शामिल होती हैं। किसी कंप्यूटर प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि उस पर कौन कौन से हमले किए जा सकते हैं। आमतौर पर इन खतरों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: फॉरअपैर सेट बैकडोर, FOPIS, कंप्यूटर सिस्टम, क्रिप्टो सिस्टम या एल्गोरिदम में एक बैकडोर एक गुप्त तरीका होता है जो सामान्य प्रमाणीकरण या सुरक्षा नियंत्रणों को दरकिनार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कमजोरी कई कारणों से हो सकती है, जिसमें मूल डिजाइन या खराब कॉन्फ़िगरेशन शामिल है। बैकडोर की प्रकृति के कारण ये कंपनियों और डेटाबेस के लिए अधिक चिंता का विषय होते हैं, न कि व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए। बैकडोर को किसी अधिकृत पक्ष द्वारा वैध पहुंच की अनुमति देने के लिए जोड़ा जा सकता है, या फिर हमलावर इसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए स्थापित कर सकते हैं। अपराधी अक्सर मैलवेयर का उपयोग करके बैकडोर स्थापित करते हैं, जिससे उन्हें सिस्टम पर रिमोट प्रशासनिक पहुंच मिल जाती है। एक बार पहुंच प्राप्त करने के बाद साइबर अपराधी फाइलों को संशोधित कर सकते हैं, व्यक्तिगत जानकारी चुरा सकते हैं, अवांछित सॉफ्टवेयर स्थापित कर सकते हैं और यहां तक कि पूरे कंप्यूटर का नियंत्रण भी ले सकते हैं।
बैकडोर का पता लगाना बहुत कठिन हो सकता है और आमतौर पर इसे वही व्यक्ति खोज सकता है जिसे एप्लीकेशन के स्रोत कोड या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की गहरी जानकारी हो। डिनायल ऑफ सर्विस हमला, फोर्सोस डिनायल ऑफ सर्विस DOS हमले एक मशीन या नेटवर्क संसाधन को उसके इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। हमलावर सेवा को व्यक्तिगत पीड़ितों से इनकार कर सकते हैं, जैसे कि जानबूझकर कई बार गलत पासवर्ड दर्ज करना ताकि पीड़ित का खाता लॉक हो जाए, या वे मशीन या नेटवर्क की क्षमताओं को ओवरलोड कर सभी उपयोगकर्ताओं को एक साथ ब्लॉक कर सकते हैं। जबकि एक नेटवर्क हमले को एकल IP पते से फायरवॉल नियम जोड़कर ब्लॉक किया जा सकता है। कई प्रकार के वितरित डिनायल ऑफ सर्विस DDoS हमले संभव हैं, जहां हमला कई बिंदुओं से होता है। इस मामले में इन हमलों से बचाव करना कहीं अधिक कठिन होता है। ऐसे हमले ज़ॉम्बी कंप्यूटरों की एक बॉटनेट से उत्पन्न हो सकते हैं या अन्य तकनीकों जैसे वितरित रिफ्लेक्टिव डिनायल ऑफ सर्विस DRDOS से हो सकते हैं, जहां निर्दोष सिस्टमों को धोखा देकर ट्रैफिक पीड़ित की ओर भेजा जाता है। इस तरह के हमलों में वृद्धि कारक हमलावर के लिए हमले को आसान बना देता है, क्योंकि उन्हें अपने स्वयं के बैंडविड्थ का कम उपयोग करना पड़ता है। यह समझने के लिए कि हमलावर इन हमलों को क्यों अंजाम देते हैं, हमलावर की प्रेरणा अनुभाग देखें। एक्सा डायरेक्ट एक्सेस हमला। डायरेक्ट एक्सेस हमला तब होता है जब एक अनधिकृत उपयोगकर्ता हमलावर किसी कंप्यूटर तक भौतिक रूप से पहुंच प्राप्त करता है। सबसे अधिक संभावना है कि वह इससे डेटा को सीधे कॉपी कर सके या जानकारी चुरा सके। हमलावर सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव करना, सॉफ्टवेयर वर्म्स, कीलॉगर्स, गुप्त सुनने वाले उपकरणों को स्थापित करना या वायरलेस माइक्रोफोन का उपयोग करना। यहां तक कि जब सिस्टम मानक सुरक्षा उपायों से सुरक्षित होता है, तो भी इन उपायों को एक अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम या टूल को CD-ROM या अन्य बूटेबल मीडिया से बूट करके बाईपास किया जा सकता है। डिस्क एन्क्रिप्शन और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल TPM मानक को इन हमलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। डायरेक्ट सर्विस हमलावर का सिद्धांत डायरेक्ट मेमोरी हमलों से संबंधित है, जो हमलावर को कंप्यूटर की मेमोरी तक सीधे पहुंच प्रदान करते हैं। ये हमले आधुनिक कंप्यूटरों की एक विशेषता का फायदा उठाते हैं, जो बाहरी हार्ड ड्राइव, ग्राफिक्स कार्ड या नेटवर्क कार्ड जैसी कुछ डिवाइसों को कंप्यूटर की मेमोरी तक सीधे पहुंचने की अनुमति देती है। ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग एक निजी कंप्यूटर संवाद संचार को चुपके से सुनने का कार्य है, जो आमतौर पर नेटवर्क पर होस्ट्स के बीच होता है। यह तब होता है जब कोई उपयोगकर्ता ऐसे नेटवर्क से जुड़ता है जहां ट्रैफिक सुरक्षित या एन्क्रिप्टेड नहीं होता और वह संवेदनशील व्यावसायिक डेटा एक सहकर्मी को भेजता है, जिसे हमलावर द्वारा सुनकर शोषित किया जा सकता है। खुले नेटवर्क के माध्यम से भेजे गए डेटा को हमलावर विभिन्न तरीकों से भेद्यता का फायदा उठाकर इंटरसेप्ट कर सकता है। मैलवेयर, डायरेक्ट एक्सेस हमलों या अन्य साइबर हमलों के विपरीत, ईव्सड्रॉपिंग हमले नेटवर्क या उपकरणों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की संभावना कम रखते हैं, जिससे इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। वास्तव में हमलावर को सॉफ्टवेयर से किसी भी निरंतर कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। हमलावर सॉफ्टवेयर को किसी संक्रमित उपकरण पर डाल सकता है, चाहे वह सीधे हो या किसी वायरस या अन्य मैलवेयर के माध्यम से, और फिर बाद में किसी भी डेटा को प्राप्त करने या डेटा भेजने के लिए सॉफ्टवेयर को सक्रिय करने के लिए वापस आ सकता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का उपयोग करना, जो दो बिंदुओं के बीच डेटा को एन्क्रिप्ट करता है, ईव्सड्रॉपिंग के खिलाफ सुरक्षा का एक सबसे सामान्य रूप है। वायरलेस नेटवर्क के लिए सबसे अच्छी एन्क्रिप्शन विधि का उपयोग करना और एन्क्रिप्टेड HTTPS का उपयोग करना भी एक बेहतरीन तरीका है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भी ईव्सड्रॉपिंग के लिए कुछ प्रोग्रामों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कार्निवोर और नारूस इनसाइट, जिन्हें FBI और NSA द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की प्रणालियों की निगरानी के लिए उपयोग किया गया है। यहां तक कि बंद प्रणालियों, जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता, को भी ईव्सड्रॉप किया जा सकता है,
जो हार्डवेयर द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय प्रसारणों की निगरानी करके किया जाता है। टेम्पेस्ट एक एनएसए विनिर्देश है जो इन हमलों का संदर्भ देता है। आशु मैलवेयर, आशोपाशु मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर कोड या कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है जिसे जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम या उसके उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लिखा जाता है। एक बार कंप्यूटर में मौजूद होने पर यह संवेदनशील जानकारी जैसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी, पासवर्ड लीक कर सकता है, सिस्टम का नियंत्रण हमलावर को दे सकता है और डेटा को भ्रष्ट या स्थायी रूप से हटा सकता है। मैलवेयर का एक प्रकार रैनसमवेयर होता है जिसमें मैलवेयर पीड़ित की मशीन पर खुद को इंस्टॉल करता है, उसकी फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिर उस डेटा को वापस देने के लिए फिरौती, आमतौर पर बिटकॉइन में, की मांग करता है। मैलवेयर के कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं। वायरस यह एक प्रकार का मैलवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर को हाईजैक करता है और नुकसान पहुंचाने और खुद की प्रतिलिपियां फैलाने का इरादा रखता है। यह अन्य प्रोग्रामों में फैलने के लिए कॉपियां बनाता है। वर्म्स वायरस के समान होते हैं, लेकिन वायरस को कार्य करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा एक समझौता किए गए प्रोग्राम को चलाने की आवश्यकता होती है। वर्म्स स्वयं प्रतिकृति करने वाले मैलवेयर होते हैं जो बिना मानव हस्तक्षेप के प्रोग्रामों, एप्स और डिवाइसों के बीच फैलते हैं। ट्रोजन हॉर्स ये प्रोग्राम होते हैं जो उपयोगी या वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपे रहते हैं या खुद को दिखाते हैं ताकि उपयोगकर्ताओं को उन्हें इंस्टॉल करने के लिए धोखा दिया जा सके। एक बार इंस्टॉल होने के बाद रिमोट एक्सेस ट्रोजन RAT प्रभावित डिवाइस पर एक गुप्त बैकडोर बना सकता है जिससे नुकसान पहुंचाया जा सके। स्पाईवेयर यह एक प्रकार का मैलवेयर होता है जो संक्रमित कंप्यूटर से जानकारी एकत्र करता है और इसे हमलावर को भेजता है। स्पाईवेयर का एक सामान्य रूप कीलॉगर्स होते हैं जो उपयोगकर्ता की सभी कीबोर्ड इनपुट की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमलावर यूजर नेम, पासवर्ड, बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड नंबर प्राप्त कर सकते हैं। स्केयरवेयर जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक प्रकार का मैलवेयर होता है जो उपयोगकर्ताओं को डराने, झटका देने, चिंता उत्पन्न करने या खतरे की धारणा का सुझाव देकर उन्हें अवांछित सॉफ्टवेयर खरीदने या इंस्टॉल करने के लिए धोखा देता है। ये हमले अक्सर एक अचानक पॉपअप संदेश के साथ शुरू होते हैं जो उपयोगकर्ता को यह चेतावनी देते हैं कि उन्होंने कानून तोड़ा है या उनके डिवाइस में वायरस है। मैन इन द मिडिल हमले मैन इन द मिडिल MITM हमलों में एक दुर्भावनापूर्ण हमलावर दो पक्षों के बीच संचार को रोकने, निगरानी करने या उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करता है। वह दोनों पक्षों की पहचान को स्पूफ करके खुद को बीच में डाल लेता है। MITM हमलों के कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं। IP एड्रेस स्पूफिंग इसमें हमलावर रूटिंग प्रोटोकॉल को हाईजैक कर लक्ष्य का ट्रैफिक किसी कमजोर नेटवर्क नोड पर पुनः निर्देशित करता है ताकि ट्रैफिक को इंटरसेप्ट या इंजेक्ट किया जा सके। मैसेज स्पूफिंग ईमेल, SMS या OTT मैसेजिंग के जरिए इसमें हमलावर लक्ष्य का इस्तेमाल करते हुए ईमेल, SMS या OTT मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से किसी की पहचान या सेवा को स्पूफ करता है। हमलावर तब बातचीत की निगरानी कर सकता है, सामाजिक हमले कर सकता है या और अधिक हमलों के लिए जीरो डे कमजोरियों का फायदा उठा सकता है। वाईफाई SSID स्पूफिंग इसमें हमलावर एक वाईफाई बेस स्टेशन SSID की नकल करता है ताकि इंटरनेट ट्रैफिक और लेन देन को कैप्चर और संशोधित किया जा सके। यह स्थानीय नेटवर्क एड्रेसिंग और कमजोर नेटवर्क सुरक्षा का उपयोग करके फायरवॉल में प्रवेश कर सकता है। DNS स्पूफिंग इसमें हमलावर डोमेन नाम असाइनमेंट को हाईजैक करता है ताकि ट्रैफिक को अपने नियंत्रण वाले सिस्टम पर पुनः निर्देशित किया जा सके, जिससे ट्रैफिक की निगरानी की जा सके या अन्य हमलों को अंजाम दिया जा सके। SSL हाईजैकिंग इसमें हमलावर SSL ऑथेंटिकेशन और एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल को सर्टिफिकेट अथॉरिटी इंजेक्शन के माध्यम से स्पूफ करता है ताकि ट्रैफिक को डिक्रिप्ट, मॉनिटर और संशोधित किया जा सके। पब्बाशिस बहुवेक्टर बहुरूपी हमले आशेस 2017 में उभरने वाला एक नया वर्ग मल्टीवेक्टर पॉलीमॉर्फिक साइबर हमलों का होता है, जिसमें कई प्रकार के हमले एक साथ होते हैं और ये हमले फैलते हुए
साइबर सुरक्षा नियंत्रणों से बचने के लिए अपना रूप बदल लेते हैं। मल्टीवेक्टर पॉलीमॉर्फिक हमले, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दोनों मल्टीवेक्टर और पॉलीमॉर्फिक होते हैं। सबसे पहले, यह एक ऐसा हमला है जिसमें कई प्रकार के हमले शामिल होते हैं। इस दृष्टिकोण से यह मल्टीवेक्टर है, यानी हमला वेब, ईमेल और एप्लीकेशन जैसे कई माध्यमों से फैल सकता है। इसके अलावा ये हमले मल्टी स्टेज होते हैं, यानी ये नेटवर्क में घुसपैठ कर सकते हैं और नेटवर्क के अंदर साइड मूवमेंट कर सकते हैं। ये हमले पॉलीमॉर्फिक भी हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि साइबर हमले जैसे वायरस, वर्म या ट्रोजन लगातार अपना रूप बदलते हैं, जिससे सिग्नेचर आधारित सुरक्षा उपायों से इनका पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ताओं को धोखा देकर उनके संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल की जाती है। फिशिंग आमतौर पर ईमेल स्पूफिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेज या फोन कॉल के जरिए की जाती है। इसमें उपयोगकर्ताओं को ऐसे नकली वेबसाइट पर जाने के लिए प्रेरित किया जाता है जो देखने और महसूस करने में असली वेबसाइट के समान होती है। यह नकली वेबसाइट व्यक्तिगत जानकारी मांगती है, जैसे लॉगिन विवरण और पासवर्ड, जिसे फिर असली वेबसाइट पर उपयोगकर्ता के खाते तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिशिंग पीड़ित की भरोसे की भावना का शोषण करता है और इसे सोशल इंजीनियरिंग का एक रूप माना जा सकता है। हमलावर असली खातों तक पहुंचने के लिए रचनात्मक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। एक सामान्य धोखा यह होता है कि हमलावर उपयोगकर्ताओं को नकली इलेक्ट्रॉनिक चालान भेजते हैं, यह दिखाते हुए कि उन्होंने हाल ही में संगीत, ऐप्स या अन्य चीजें खरीदी हैं, और यदि यह खरीदारी अधिकृत नहीं है तो एक लिंक पर क्लिक करने का निर्देश देते हैं। फिशिंग का एक अधिक रणनीतिक प्रकार स्पीयर फिशिंग है, जिसमें व्यक्तिगत या संगठन विशिष्ट जानकारी का उपयोग किया जाता है ताकि हमलावर को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। स्पीयर फिशिंग हमले विशेष व्यक्तियों को लक्षित करते हैं, जबकि सामान्य फिशिंग प्रयासों में अधिक व्यापक समूह को निशाना बनाया जाता है। प्रयास विशेषाधिकार वृद्धि, एलास विशेषाधिकार वृद्धि, प्रिविलेज एस्केलेशन उस स्थिति को दर्शाता है जहां एक हमलावर कुछ सीमित पहुंच के साथ बिना अनुमति के अपने अधिकार या पहुंच स्तर को बढ़ाने में सक्षम हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक साधारण कंप्यूटर उपयोगकर्ता सिस्टम में किसी कमजोरी का फायदा उठाकर प्रतिबंधित डेटा तक पहुंच सकता है, या यहां तक कि रूट उपयोगकर्ता बनकर पूरे सिस्टम पर बिना किसी प्रतिबंध के नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। ऐसे हमलों की गंभीरता मामूली अवांछित ईमेल भेजने से लेकर बड़ी मात्रा में डेटा पर रैंसमवेयर हमले तक हो सकती है। प्रिविलेज एस्केलेशन अक्सर सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों, विशेष रूप से फिशिंग, से शुरू होती है। प्रिविलेज एस्केलेशन को दो रणनीतियों में विभाजित किया जा सकता है: क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और लंबवत वर्टिकल। प्रिविलेज एस्केलेशन, क्षैतिज एस्केलेशन, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। इसमें हमलावर एक सामान्य उपयोगकर्ता खाते की पहुंच प्राप्त करता है जिसमें अपेक्षाकृत कम स्तर के अधिकार होते हैं। यह आमतौर पर उपयोगकर्ता का यूजर नेम और पासवर्ड चुराकर किया जाता है। इस पायदान पर पहुंचने के बाद हमलावर इसी तरह के स्तर के अन्य उपयोगकर्ताओं के नेटवर्क में घूम सकता है और समान अधिकार वाले डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। लंबवत एस्केलेशन, वर्टिकल एस्केलेशन। इसमें हमलावर का लक्ष्य किसी कंपनी में उच्च अधिकार वाले व्यक्तियों तक पहुंच प्राप्त करना होता है, जैसे आईटी कर्मचारी जिनके पास अधिक प्रशासनिक अधिकार होते हैं। इस तरह के खाते का उपयोग करके हमलावर अन्य खातों तक पहुंचने में सक्षम हो जाता है। साइड चैनल हमला। एसआरबी किसी भी संगणकीय प्रणाली का उसके परिवेश पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। यह प्रभाव विद्युत चुंबकीय विकिरण से लेकर रैम कोशिकाओं पर बची हुई जानकारी तक हो सकता है, जिससे कोल्ड बूट अटैक संभव हो जाता है, या हार्डवेयर कार्यान्वयन की त्रुटियां होती हैं जो सामान्य रूप से अप्राप्य मानों तक पहुंचने या उनका अनुमान लगाने की अनुमति देती है। साइड चैनल अटैक परिदृश्यों में हमलावर इस प्रकार की जानकारी एकत्र करता है ताकि वह सिस्टम या नेटवर्क की आंतरिक स्थिति का अनुमान लगा सके।
और परिणाम स्वरूप उस जानकारी तक पहुंच सके जिसे पीड़ित सुरक्षित मानता है। सोशल इंजीनियरिंग, संशयी कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में सोशल इंजीनियरिंग का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को इस तरह से धोखा देना होता है कि वे अपने पासवर्ड, कार्ड नंबर आदि जैसी गोपनीय जानकारी साझा कर दें या शारीरिक पहुंच की अनुमति दें, जैसे कि किसी वरिष्ठ अधिकारी, बैंक, ठेकेदार या ग्राहक का प्रतिरूपण किया जाए। यह आमतौर पर लोगों के विश्वास का फायदा उठाता है और उनके संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों पर आधारित होता है। एक सामान्य घोटाला वह होता है जिसमें लेखा और वित्त विभाग के कर्मचारियों को उनके सीईओ का प्रतिरूपण करते हुए ईमेल भेजा जाता है और तुरंत कुछ कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग की मुख्य तकनीकों में फिशिंग हमले शामिल होते हैं। 2016 की शुरुआत में एफबीआई ने बताया कि इस प्रकार के बिजनेस ईमेल समझौते बीईसी धोखाधड़ी ने लगभग 2 वर्षों में अमेरिकी व्यवसायों को $2 बिलियन से अधिक का नुकसान पहुंचाया। मई 2016 में मिलवॉकी बक्स एनबीए टीम इस प्रकार के साइबर घोटाले का शिकार हुई, जिसमें एक अपराधी ने टीम के अध्यक्ष पीटर फेगिन का प्रतिरूपण किया, जिसके परिणाम स्वरूप टीम के सभी कर्मचारियों के 2015 के W2 कर फॉर्म सौंप दिए गए। बाकन स्पूफिंग ओस्टे स्पूफिंग एक ऐसा कार्य है जिसमें कोई व्यक्ति या प्रणाली डेटा जैसे आईपी पता या उपयोगकर्ता नाम को झूठा प्रस्तुत करके एक वैध इकाई होने का दिखावा करती है, ताकि वह ऐसी जानकारी या संसाधनों तक पहुंच सके जिन तक पहुंचने का उसे अधिकार नहीं है। स्पूफिंग का फिशिंग से निकट संबंध है। स्पूफिंग के कई प्रकार होते हैं, जिनमें शामिल हैं ईमेल स्पूफिंग। इसमें हमलावर ईमेल के स्रोत पते फ्रॉम या सोर्स को नकली बनाता है। आईपी पता स्पूफिंग, इसमें हमलावर नेटवर्क पैकेट में स्रोत आईपी पते को बदलता है ताकि उसकी पहचान छिपी रहे या वह किसी अन्य कंप्यूटिंग प्रणाली का प्रतिरूपण कर सके। मैकी स्पूफिंग, इसमें हमलावर अपने नेटवर्क इंटरफेस नियंत्रक के मीडिया एक्सेस कंट्रोल एमएकी पते को बदलता है ताकि अपनी पहचान छिपा सके या किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण कर सके। बायोमेट्रिक स्पूफिंग, इसमें हमलावर नकली बायोमेट्रिक नमूना बनाकर किसी अन्य उपयोगकर्ता के रूप में दिखावा करता है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP स्पूफिंग, इसमें हमलावर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क पर नकली ARP संदेश भेजता है ताकि उसका MAC पता किसी अन्य होस्ट के IP पते से जुड़ जाए, जिससे डेटा उस होस्ट के बजाय हमलावर को भेजा जाता है। 2018 में साइबर सुरक्षा फर्म ट्रेलिक्स ने हेल्थ केयर उद्योग में स्पूफिंग के जीवन धमकाने वाले जोखिम पर शोध प्रकाशित किया। एंसोजाम टेम्परिंग एक दुर्भावनापूर्ण संशोधन या डेटा में बदलाव को दर्शाता है। यह एक जानबूझकर किया गया लेकिन अवैध कार्य होता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी सिस्टम के घटकों, उसकी निर्धारित कार्यप्रणाली या डेटा में बदलाव किया जाता है। तथाकथित एविल मेड हमले और सुरक्षा सेवाओं द्वारा राउटर्स में निगरानी क्षमता स्थापित करना इसके उदाहरण हैं। टप्टस HTML तस्करी, अपटस HTML स्मगलिंग हमले में हमलावर किसी विशेष HTML या वेब पेज के अंदर दुर्भावनापूर्ण कोड छुपाने में सक्षम होता है। HTML फाइलें हानिरहित निष्क्रिय डेटा के रूप में पेलोड को छुपा सकती हैं ताकि सामग्री फिल्टर को मात दी जा सके। इन पेलोड्स को फिल्टर के दूसरी ओर फिर से संगठित किया जा सकता है। जब लक्षित उपयोगकर्ता HTML खोलता है तो दुर्भावनापूर्ण कोड सक्रिय हो जाता है। वेब ब्राउज़र स्क्रिप्ट को डिकोड करता है, जो फिर लक्ष्य के डिवाइस पर मैलवेयर को छोड़ देता है। सूचना सुरक्षा नियम, अच्छा कर्मचारी व्यवहार का संगठनों में सूचना सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव हो सकता है। सांस्कृतिक अवधारणाएं संगठन के विभिन्न वर्गों को सूचना सुरक्षा की दिशा में प्रभावी ढंग से काम करने में मदद कर सकती हैं या इसके विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। सूचना सुरक्षा संस्कृति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: यह संगठन में व्यवहार के उन सभी पैटर्न का योग है जो सभी प्रकार की सूचनाओं की सुरक्षा में योगदान करते हैं। एंडरसन और रीमर्स 2014 ने पाया कि कर्मचारी अक्सर खुद को अपनी संगठन की सूचना सुरक्षा प्रयासों का हिस्सा नहीं मानते और अक्सर ऐसे कार्य करते हैं जो संगठनात्मक परिवर्तनों में बाधा डालते हैं। वास्तव में वेरिजॉन डेटा ब्रीच जांच रिपोर्ट 2020
जिसने 3950 सुरक्षा उल्लंघनों की जांच की, ने पाया कि 30% साइबर सुरक्षा घटनाओं में कंपनी के भीतर आंतरिक कर्मियों का हाथ था। शोध से पता चलता है कि सूचना सुरक्षा संस्कृति को लगातार बेहतर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। विश्लेषण से परिवर्तन तक सूचना सुरक्षा संस्कृति में लेखकों ने टिप्पणी की, यह एक अंतहीन प्रक्रिया है, मूल्यांकन और परिवर्तन या रखरखाव का एक चक्र। सूचना सुरक्षा संस्कृति का प्रबंधन करने के लिए 5 कदम उठाए जाने चाहिए। पूर्व मूल्यांकन, रणनीतिक योजना, क्रियात्मक योजना, कार्यान्वयन और उत्तर मूल्यांकन। पूर्व मूल्यांकन, कर्मचारियों में सूचना सुरक्षा के प्रति जागरूकता की पहचान करना और मौजूदा सुरक्षा नीतियों का विश्लेषण करना। रणनीतिक योजना, बेहतर जागरूकता कार्यक्रम तैयार करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए कुशल पेशेवरों की एक टीम का गठन करना सहायक होता है। क्रियात्मक योजना, एक अच्छी सुरक्षा संस्कृति आंतरिक संचार, प्रबंधन की प्रतिबद्धता, सुरक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर आधारित हो सकती है। कार्यान्वयन, सूचना सुरक्षा संस्कृति को लागू करने के लिए 4 चरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रबंधन की प्रतिबद्धता, संगठन के सदस्यों के साथ संचार, सभी संगठनात्मक सदस्यों के लिए पाठ्यक्रम, कर्मचारियों की प्रतिबद्धता। उत्तर मूल्यांकन, योजना और कार्यान्वयन की सफलता का आकलन करने के लिए और अनसुलझे चिंताओं के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए। बेटास कंप्यूटर सुरक्षा प्रतिविधान, पेड्डो कंप्यूटर सुरक्षा में एक प्रतिविधान काउंटर मेजर एक क्रिया, उपकरण, प्रक्रिया या तकनीक होती है जो किसी खतरे, भेद्यता या हमले को समाप्त करने, रोकने, उससे होने वाले नुकसान को कम करने या उसे पहचानकर और रिपोर्ट करके उसे ठीक करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई को संदर्भित करती है। कुछ सामान्य प्रतिविधानों को निम्नलिखित वर्गों में सूचीबद्ध किया गया है। असड्डाडेन डिजाइन द्वारा सुरक्षा। डिजाइन द्वारा सुरक्षा या सुरक्षित डिजाइन का मतलब है कि सॉफ्टवेयर को शुरू से ही सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मामले में सुरक्षा को एक मुख्य विशेषता के रूप में माना जाता है। यूके सरकार के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने सुरक्षित साइबर डिजाइन सिद्धांतों को 5 भागों में विभाजित किया है। किसी सुरक्षित सिस्टम के निर्माण या अद्यतन से पहले कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उस सिस्टम के बुनियादी सिद्धांतों और संदर्भ को समझें जिसे वे बना रहे हैं और सिस्टम में किसी भी कमजोरियों की पहचान करें। कंपनियों को अपने डेटा या सिस्टम पर हमले को स्वाभाविक रूप से चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा तकनीकों और रक्षा तंत्रों के चारों ओर अपनी डिजाइन को केंद्रित करना चाहिए। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कोर सेवाएं जो तकनीक पर निर्भर हैं, संरक्षित रहें ताकि सिस्टम कभी डाउन न हो। हालांकि सिस्टम को कई तरह के हमलों से सुरक्षित बनाया जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमले नहीं किए जाएंगे। सभी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हमले का पता लगा सकें और जैसे ही हमला हो तुरंत जवाब दे सकें। कंपनियों को ऐसे सुरक्षित सिस्टम डिजाइन करने चाहिए ताकि किसी भी सफल हमले की गंभीरता कम से कम हो। सुरक्षित डिजाइन के इन सिद्धांतों में निम्नलिखित तकनीकें शामिल हो सकती हैं। न्यूनतम विशेषाधिकार का सिद्धांत, जहां सिस्टम के प्रत्येक भाग के पास केवल वही विशेषाधिकार होते हैं जो उसके कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। स्वचालित प्रमेय सिद्ध करना, ताकि महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर उपप्रणालियों की शुद्धता सिद्ध की जा सके। कोड समीक्षा और यूनिट परीक्षण, जहां औपचारिक शुद्धता प्रमाण संभव नहीं होते हैं, वहां मॉड्यूल को अधिक सुरक्षित बनाने के दृष्टिकोण। गहराई में रक्षा, डिफेंस इन डेप्थ, जहां डिजाइन इस तरह से होती है कि सिस्टम की अखंडता को तोड़ने के लिए एक से अधिक उपप्रणालियों का उल्लंघन करना पड़े। डिफॉल्ट सुरक्षित सेटिंग्स और डिजाइन को इस तरह बनाना कि विफल होने पर यह सुरक्षित रूप से विफल हो। ऑडिट ट्रेल्स, जो सिस्टम की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं ताकि किसी सुरक्षा उल्लंघन के मामले में उल्लंघन का तरीका और उसका दायरा निर्धारित किया जा सके। सभी कमजोरियों का पूर्ण प्रकटीकरण, ताकि जब बग का पता चले तो भेद्यता की विंडो को यथासंभव छोटा रखा जा सके। आक सुरक्षा, वास्तुकला, सुरक्षा आर्किटेक्चर को
कंप्यूटर सिस्टम्स को सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन करने का अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये लक्ष्य सुरक्षा द्वारा डिजाइन के सिद्धांतों से जुड़े होते हैं, जैसे सिस्टम के प्रारंभिक समझौते को कठिन बनाना और किसी भी समझौते के प्रभाव को सीमित करना। व्यवहार में एक सुरक्षा आर्किटेक्ट की भूमिका यह सुनिश्चित करना होगी कि सिस्टम की संरचना उसकी सुरक्षा को मजबूत करे और नए परिवर्तन सुरक्षित हों और संगठन की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करे। इसी तरह टेकोपेडिया सुरक्षा आर्किटेक्चर को एक एकीकृत सुरक्षा डिजाइन के रूप में परिभाषित करता है, जो एक विशेष स्थिति या वातावरण में आवश्यकताओं और संभावित खतरों को संबोधित करता है। यह भी निर्दिष्ट करता है कि सुरक्षा नियंत्रणों को कब और कहां लागू करना है। डिजाइन प्रक्रिया सामान्य रूप से पुनरावृत्त होती है। सुरक्षा आर्किटेक्चर की प्रमुख विशेषताएं हैं विभिन्न घटकों के बीच संबंध और वे एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं, जोखिम आकलन, अच्छे अभ्यास, वित्तीय और कानूनी मामलों के आधार पर नियंत्रण का निर्धारण, नियंत्रणों का मानकीकरण। सुरक्षा आर्किटेक्चर का अभ्यास संगठन में व्यापार, आईटी और सुरक्षा चिंताओं को व्यवस्थित रूप से संबोधित करने के लिए सही नींव प्रदान करता है। सुरक्षा उपाय। कंप्यूटर सुरक्षा की स्थिति एक वैचारिक आदर्श है जिसे 3 प्रक्रियाओं के उपयोग से प्राप्त किया जाता है: खतरे की रोकथाम, पहचान और प्रतिक्रिया। ये प्रक्रियाएं विभिन्न नीतियों और प्रणाली घटकों पर आधारित होती हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: उपयोगकर्ता खाते के एक्सेस नियंत्रण का उपयोग करके व्यक्तियों की पहुंच को सीमित करना और क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सिस्टम फाइलों और डेटा को सुरक्षित रखना। फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे सामान्य रोकथाम प्रणाली है, क्योंकि वे यदि सही तरीके से कॉन्फ़िगर की गई हैं, आंतरिक नेटवर्क सेवाओं तक पहुंच को ढाल सकती हैं और पैकेट फिल्टरिंग के माध्यम से कुछ प्रकार के हमलों को रोक सकती हैं। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क के इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करते हैं और विश्वसनीय नेटवर्क और अविश्वसनीय नेटवर्क के बीच एक अवरोध स्थापित करते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम (IDS) उत्पाद नेटवर्क में प्रगति पर हमलों का पता लगाने और पोस्ट हमले फोरेंसिक में सहायता के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि व्यक्तिगत सिस्टम के लिए ऑडिट ट्रेल्स और लॉग समान कार्य करते हैं। प्रतिक्रिया को किसी विशिष्ट प्रणाली की आंकी गई सुरक्षा आवश्यकताओं द्वारा परिभाषित किया जाता है और इसमें सुरक्षा उन्नयन से लेकर कानूनी अधिकारियों को सूचित करना, काउंटर अटैक तक का दायरा हो सकता है। कुछ विशेष मामलों में समझौता की गई प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर देना पसंद किया जा सकता है, क्योंकि यह हो सकता है कि सभी समझौता किए गए संसाधनों का पता न चले। साइबर खतरों और हमलों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण। फॉरवर्ड वेब प्रॉक्सी समाधान क्लाइंट को दुर्भावनापूर्ण वेब पृष्ठों पर जाने से रोक सकते हैं और क्लाइंट मशीनों पर डाउनलोड करने से पहले सामग्री का निरीक्षण कर सकते हैं। आज कंप्यूटर सुरक्षा में मुख्य रूप से रोकथाम के उपाय शामिल हैं, जैसे फायरवॉल या एग्जिट प्रक्रियाएं। फायरवॉल को नेटवर्क डेटा को फिल्टर करने के एक तरीके के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक होस्ट या नेटवर्क और इंटरनेट जैसी किसी अन्य नेटवर्क के बीच होता है। ये मशीन पर चल रहे सॉफ्टवेयर के रूप में लागू किए जा सकते हैं, नेटवर्क स्टैक में हुकिंग करते हैं, या अधिकांश यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स के मामले में ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल में निर्मित होते हैं, ताकि रियल टाइम फिल्टरिंग और ब्लॉकिंग प्रदान की जा सके। एक अन्य कार्यान्वयन एक भौतिक फायरवॉल है, जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने वाली एक अलग मशीन से बना होता है। फायरवॉल उन मशीनों के बीच आम हैं जो इंटरनेट से स्थायी रूप से जुड़ी रहती हैं। कुछ संगठन बड़े डेटा प्लेटफॉर्म जैसे अपाचे हाडोप की ओर रुख कर रहे हैं, ताकि डेटा तक पहुंच बढ़ाई जा सके और उन्नत स्थायी खतरों का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा सके। पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता, जिसे CIA ट्राइड के रूप में जाना जाता है, की सुरक्षा करना आवश्यक है और इसे सूचना सुरक्षा की नींव माना जाता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए
प्रशासनिक, भौतिक और तकनीकी सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना चाहिए। किसी संपत्ति को प्रदान की गई सुरक्षा की मात्रा केवल तभी निर्धारित की जा सकती है जब उसकी मूल्य जांच हो। अपराध भेद्यता प्रबंधन, कमजोरी प्रबंधन, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, कमजोरियों की पहचान, सुधार या उन्हें कम करने का एक चक्र है, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में। यह कंप्यूटर सुरक्षा और नेटवर्क सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कमजोरियों की पहचान एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर के माध्यम से की जा सकती है, जो कंप्यूटर सिस्टम का विश्लेषण करता है ताकि ज्ञात कमजोरियों जैसे खुले पोर्ट, असुरक्षित सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन और मैलवेयर की संवेदनशीलता का पता लगाया जा सके। इन टूल्स के प्रभावी होने के लिए इन्हें विक्रेता द्वारा जारी किए गए हर नए अपडेट के साथ अद्यतन रखना आवश्यक होता है। आमतौर पर ये अपडेट हाल ही में उत्पन्न कमजोरियों का पता लगाने के लिए स्कैन करते हैं। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के अलावा कई संगठन अपने सिस्टम में कमजोरियों की पहचान के लिए बाहरी सुरक्षा ऑडिटर्स को नियमित रूप से पेनिट्रेशन टेस्ट्स चलाने के लिए अनुबंधित करते हैं। कुछ क्षेत्रों में यह एक संविदात्मक आवश्यकता होती है। अब अस कमजोरियों को कम करना, साइबर हमलों की कमजोरियों का आकलन और उन्हें कम करने की प्रक्रिया को आमतौर पर सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा आकलन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी असेसमेंट्स कहा जाता है। इसका उद्देश्य प्रणालियों का जोखिम आकलन करना और उनकी कमजोरियों का पूर्वानुमान और परीक्षण करना होता है। हालांकि कंप्यूटर सिस्टम्स की शुद्धता की औपचारिक पुष्टि करना संभव है, यह अभी तक आम नहीं है। औपचारिक रूप से सत्यापित ऑपरेटिंग सिस्टम में SEL4 और SYSGO का पाइक OS शामिल हैं, लेकिन इनका बाजार में बहुत कम हिस्सा है। एक हमलावर की संभावना को कम करना संभव है, जैसे कि सिस्टम को सुरक्षा पैच और अपडेट के साथ अद्यतन रखना और सुरक्षा में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को नियुक्त करना। बड़े खतरे वाले संगठनों के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र SOC विश्लेषकों को नियुक्त करना एक विकल्प होता है। ये साइबर रक्षा के विशेषज्ञ होते हैं, जिनकी भूमिका खतरे का विश्लेषण करने से लेकर किसी नए मुद्दे की रिपोर्ट की जांच करना और आपदा वसूली योजनाओं की तैयारी और परीक्षण तक होती है। हालांकि कोई भी उपाय पूरी तरह से हमले को रोकने की गारंटी नहीं दे सकता, ये उपाय संभावित हमलों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं। डेटा की हानि या क्षति के प्रभावों को भी सावधानीपूर्वक बैकअप और बीमा के माध्यम से कम किया जा सकता है। औपचारिक आकलनों के बाहर कमजोरियों को कम करने के विभिन्न तरीके होते हैं। 2 चरण प्रमाणीकरण 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनधिकृत पहुंच को रोकने का एक तरीका है। इसमें कुछ ऐसा शामिल होता है जिसे आप जानते हैं, पासवर्ड या पिन, और कुछ ऐसा जो आपके पास होता है, कार्ड, डोंगल, मोबाइल फोन या कोई अन्य हार्डवेयर। इससे सुरक्षा बढ़ती है क्योंकि एक अनधिकृत व्यक्ति को दोनों की आवश्यकता होती है। सामाजिक अभियंत्रण, सोशल इंजीनियरिंग और सीधे कंप्यूटर तक पहुंच भौतिक के खिलाफ सुरक्षा केवल गैर कंप्यूटर उपायों द्वारा की जा सकती है, जो जानकारी की संवेदनशीलता के अनुपात में लागू करना मुश्किल हो सकता है। इस जोखिम को कम करने के लिए अक्सर प्रशिक्षण शामिल होता है, जिससे लोगों के सुरक्षा के ज्ञान में सुधार होता है और खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। हालांकि अत्यधिक अनुशासित वातावरण जैसे कि सैन्य संगठन में भी सामाजिक अभियंत्रण हमलों की पूर्वानुमान और रोकथाम मुश्किल हो सकती है। टीकाकरण सिद्धांत इनॉक्यूलेशन थियरी से उत्पन्न होने वाला टीकाकरण सामाजिक अभियंत्रण और अन्य धोखाधड़ी युक्तियों और जालों को रोकने का प्रयास करता है, जो लोगों को समान या संबंधित प्रयासों के संपर्क में लाकर उन्हें प्रतिरोध की क्षमता प्रदान करता है। मैज़ॉन हार्डवेयर सुरक्षा तंत्र कैज हार्डवेयर आधारित या सहायक कंप्यूटर सुरक्षा सॉफ्टवेयर आधारित सुरक्षा के विकल्प के रूप में एक अन्य विकल्प प्रदान करती है। इसमें डोंगल्स, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल्स, TPMs, इंट्रूजन अवेयर केस, ड्राइव लॉक, USB पोर्ट्स को अक्षम करना और मोबाइल इनेबल्ड एक्सेस जैसे उपकरण और तरीके शामिल होते हैं, जो भौतिक पहुंच या परिष्कृत बैकडोर एक्सेस की आवश्यकता के कारण अधिक सुरक्षित माने जा सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को नीचे विस्तार से समझाया गया है।
यूएसबी डोंगल्स का उपयोग आमतौर पर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग योजनाओं में सॉफ्टवेयर क्षमताओं को अनलॉक करने के लिए किया जाता है, लेकिन इन्हें कंप्यूटर या अन्य उपकरणों के सॉफ्टवेयर तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के तरीके के रूप में भी देखा जा सकता है। डोंगल या कुंजी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और कुंजी के बीच एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड सुरंग बनाता है। इसका सिद्धांत यह है कि डोंगल पर एक एन्क्रिप्शन योजना जैसे एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड AES मजबूत सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि डोंगल को हैक करना और उसकी नकल करना मूल सॉफ्टवेयर की एक प्रति बनाने और इसे दूसरी मशीन पर चलाने की तुलना में कठिन होता है। डोंगल का एक अन्य सुरक्षा अनुप्रयोग यह है कि इसे वेब आधारित सामग्री जैसे क्लाउड सॉफ्टवेयर या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPNs तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाए। इसके अलावा एक USB डोंगल को कंप्यूटर को लॉक या अनलॉक करने के लिए भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल्स TPMs क्रिप्टोग्राफिक क्षमताओं को एक्सेस डिवाइसों पर एकीकृत करके उपकरणों को सुरक्षित करते हैं, जिसका उपयोग माइक्रोप्रोसेसरों के माध्यम से किया जाता है। सर्वर साइड सॉफ्टवेयर के साथ संयोजन में TPMs हार्डवेयर उपकरणों का पता लगाने और प्रमाणीकरण करने का एक तरीका प्रदान करते हैं, जिससे अनधिकृत नेटवर्क और डेटा तक पहुंच को रोका जा सकता है। कंप्यूटर केस इंट्रूजन डिटेक्शन एक उपकरण को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर एक पुश बटन स्विच होता है, जो कंप्यूटर केस खोले जाने पर इसका पता लगाता है। अगली बार जब कंप्यूटर बूट होता है तो फर्मवेयर या BIOS ऑपरेटर को एक चेतावनी दिखाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। ड्राइव लॉक मूल रूप से हार्ड ड्राइव्स को एन्क्रिप्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, जिससे उन्हें चोरों द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। बाहरी ड्राइव्स को एन्क्रिप्ट करने के लिए विशिष्ट उपकरण भी मौजूद हैं। USB पोर्ट्स को अक्षम करना एक सुरक्षा विकल्प है, जो एक सुरक्षित कंप्यूटर में अनधिकृत और दुर्भावनापूर्ण पहुंच को रोकता है। नेटवर्क वर्ल्ड पत्रिका के अनुसार फायरवॉल के अंदर किसी कंप्यूटर से जुड़े संक्रमित USB डोंगल्स कंप्यूटर नेटवर्क्स के सामने सबसे सामान्य हार्डवेयर खतरा है। उन परिधीय उपकरणों जैसे कैमरा, GPS, हटाने योग्य भंडारण को डिस्कनेक्ट करना या अक्षम करना जो उपयोग में नहीं है। मोबाइल इनेबल्ड एक्सेस डिवाइस अपनी सर्वव्यापकता के कारण लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। बिल्ट इन क्षमताएं जैसे ब्लूटूथ, नया ब्लूटूथ लो एनर्जी LE, नॉन iOS डिवाइसों पर नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे अंगूठे के निशान की पहचान और मोबाइल उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया QR कोड रीडर सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन को एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से जोड़ने के नए और सुरक्षित तरीके प्रदान करते हैं। ये कंट्रोल सिस्टम कंप्यूटर सुरक्षा प्रदान करते हैं और सुरक्षित भवनों तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं। IOMMUs मोबाइल और डेस्कटॉप कंप्यूटरों में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस सुरक्षा का उपयोग करके हार्डवेयर आधारित सैंडबॉक्सिंग की अनुमति देते हैं। फिजिकल एनक्लोनेबल फंक्शंस PUFs को डिजिटल फिंगरप्रिंट या हार्डवेयर के लिए एक अद्वितीय पहचानकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो उपयोगकर्ताओं को उनके सिस्टम में जा रहे हार्डवेयर सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की क्षमता प्रदान करता है। आटसादी सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम। आटसादी कंप्यूटर सुरक्षा शब्द का एक उपयोग उस तकनीक को संदर्भित करता है जिसका उपयोग सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम को लागू करने के लिए किया जाता है। सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना कंप्यूटर सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है। ये ऐसे सिस्टम होते हैं जिन्होंने बाहरी सुरक्षा ऑडिटिंग संगठन से प्रमाणन प्राप्त किया होता है और सबसे लोकप्रिय मूल्यांकन कॉमन क्राइटेरिया CC होते हैं। आदर्शी सुरक्षित कोडिंग आदेशिश सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सुरक्षित कोडिंग का उद्देश्य सुरक्षा कमजोरियों के आकस्मिक रूप से प्रवेश को रोकना होता है। इसके अलावा ऐसी सॉफ्टवेयर प्रणाली भी बनाई जा सकती है जो प्रारंभ से ही सुरक्षित हो। ऐसी प्रणालियों को सुरक्षित बाय डिजाइन कहा जाता है। इसके अलावा औपचारिक सत्यापन फॉर्मल वेरिफिकेशन का उद्देश्य प्रणाली के तहत एल्गोरिदम की शुद्धता को सिद्ध करना होता है, जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के लिए महत्वपूर्ण है। क्षमताएं और पहुंच नियंत्रण सूचियां। हापा कंप्यूटर सिस्टम के भीतर विशेषाधिकार पृथक्करण
प्रिविलेज सेपरेशन को लागू करने वाले दो मुख्य सुरक्षा मॉडल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL और रोल आधारित एक्सेस कंट्रोल RBAC हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL कंप्यूटर फाइल सिस्टम के संदर्भ में किसी ऑब्जेक्ट से जुड़े अनुमतियों की सूची होती है। ACL यह निर्दिष्ट करता है कि किन उपयोगकर्ताओं या सिस्टम प्रक्रियाओं को ऑब्जेक्ट्स तक पहुंच प्रदान की गई है, साथ ही किन ऑब्जेक्ट्स पर कौन से कार्य किए जा सकते हैं। रोल आधारित एक्सेस कंट्रोल RBAC एक ऐसा तरीका है जो सिस्टम की पहुंच को अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक सीमित करता है, जिसका उपयोग 500 से अधिक कर्मचारियों वाले अधिकांश उद्यमों द्वारा किया जाता है। यह अनिवार्य एक्सेस कंट्रोल MS या स्वैच्छिक एक्सेस कंट्रोल DAC को भी लागू कर सकता है। एक और दृष्टिकोण क्षमता आधारित सुरक्षा कैपेबिलिटी बेस्ड सिक्योरिटी ज्यादातर शोध ऑपरेटिंग सिस्टम तक ही सीमित रही है। हालांकि क्षमताओं को भाषा स्तर पर भी लागू किया जा सकता है, जिससे प्रोग्रामिंग की एक ऐसी शैली सामने आती है जो अनिवार्य रूप से मानक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का परिष्करण है। इस क्षेत्र में एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ई भाषा है। शास उपयोगकर्ता सुरक्षा प्रशिक्षण शास अंतिम उपयोगकर्ता एंड यूजर को सुरक्षा श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जाता है और यह अनुमान लगाया जाता है कि 90% से अधिक सुरक्षा घटनाओं और उल्लंघनों में किसी न किसी प्रकार की मानव त्रुटि शामिल होती है। आमतौर पर दर्ज की गई त्रुटियों और गलत निर्णयों में कमजोर पासवर्ड प्रबंधन, संवेदनशील डेटा और अटैचमेंट वाले ईमेल गलत प्राप्तकर्ता को भेजना, भ्रामक URL को पहचानने में असमर्थता, नकली वेबसाइटों और खतरनाक ईमेल अटैचमेंट की पहचान न कर पाना शामिल है। उपयोगकर्ताओं द्वारा की जाने वाली एक सामान्य गलती यह है कि वे बैंकिंग साइटों में लॉगिन को आसान बनाने के लिए अपने ब्राउज़र में यूजर ID पासवर्ड सहेज लेते हैं। यह उन हमलावरों के लिए एक उपहार साबित होता है जो किसी तरह से किसी मशीन तक पहुंच हासिल कर चुके होते हैं। इस जोखिम को 2 कारक प्रमाणीकरण 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के उपयोग से कम किया जा सकता है। चूंकि साइबर जोखिम में मानव तत्व विशेष रूप से यह निर्धारित करने में प्रासंगिक है कि किसी संगठन को किस प्रकार के वैश्विक साइबर जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सभी स्तरों पर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण न केवल नियामक और उद्योग जनादेशों के साथ औपचारिक अनुपालन प्रदान करता है, बल्कि साइबर जोखिम को कम करने और व्यक्तियों और कंपनियों को अधिकांश साइबर खतरों से बचाने में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अंतिम उपयोगकर्ता पर ध्यान केंद्रित करना कई सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए एक गहन सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने परंपरागत रूप से साइबर सुरक्षा को केवल एक तकनीकी दृष्टिकोण से देखा है। यह प्रमुख सुरक्षा केंद्रों द्वारा सुझाई गई पंक्तियों के साथ आगे बढ़ता है ताकि संगठन के भीतर साइबर जागरूकता की संस्कृति को विकसित किया जा सके। इस बात को मान्यता देते हुए कि सुरक्षा जागरूक उपयोगकर्ता साइबर हमलों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा पंक्ति प्रदान करता है। डिजिटल स्वच्छता आशा एंड यूजर प्रशिक्षण से संबंधित डिजिटल हाइजीन या साइबर हाइजीन सूचना सुरक्षा से जुड़ा एक बुनियादी सिद्धांत है और जैसा कि व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ इसकी तुलना की जाती है, यह साइबर खतरों से जोखिम को कम करने के लिए सरल नियमित उपायों को स्थापित करने के बराबर है। यह मान्यता है कि अच्छी साइबर हाइजीन प्रथाएं नेटवर्क से जुड़े उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं, जिससे एक कमजोर नोड का उपयोग हमले करने या किसी अन्य नोड या नेटवर्क को समझौता करने के जोखिम को कम किया जा सकता है, विशेष रूप से सामान्य साइबर हमलों से। साइबर हाइजीन को सैन्य शब्दावली में इस्तेमाल होने वाले सक्रिय साइबर रक्षा के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। डिजिटल हाइजीन के सबसे सामान्य कार्यों में मेलवेयर सुरक्षा को अपडेट करना, क्लाउड बैकअप, पासवर्ड और सीमित एडमिन अधिकारों और नेटवर्क फायरवॉल को सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है। साइबर हाइजीन मुख्य रूप से सरल तकनीकी उपायों पर आधारित होता है, जिन्हें लागू करना तकनीकी रूप से आसान होता है और यह अनुशासन या शिक्षा पर निर्भर होता है। इसे एक अमूर्त सूची के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें उन उपायों का उल्लेख होता है जो व्यक्तिगत या सामूहिक डिजिटल सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
इन उपायों को सामान्य लोग भी कर सकते हैं, न कि केवल सुरक्षा विशेषज्ञ। साइबर हाइजीन का संबंध व्यक्तिगत स्वच्छता से उसी तरह है जैसे कंप्यूटर वायरस का संबंध जैविक वायरस या रोगाणु से है। हालांकि कंप्यूटर वायरस शब्द का प्रयोग कंप्यूटर वायरस की पहली कार्यशील स्थिति के साथ लगभग एक साथ शुरू हुआ था, साइबर हाइजीन शब्द बाद में आया, शायद 2000 में इंटरनेट अग्रणी विंडसर्फ द्वारा। तब से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस और सीनेट, FBI, यूरोपीय संघ के संस्थानों और राज्य प्रमुखों द्वारा अपनाया गया है। आश्रयस उल्लंघनों पर प्रतिक्रिया देने में कठिनाई। आश्रय सुरक्षा उल्लंघनों का जवाब देना कई कारणों से बहुत मुश्किल होता है, जिनमें शामिल हैं हमलावरों की पहचान करना कठिन होता है क्योंकि वे प्रॉक्सी, अस्थायी गुमनाम डायल अप खाते, वायरलेस कनेक्शन और अन्य गुमनाम प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है और अक्सर वे दूसरे अधिकार क्षेत्र में होते हैं। यदि वे सुरक्षा को सफलतापूर्वक भेदते हैं तो वे अक्सर पर्याप्त प्रशासनिक पहुंच प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वे अपने निशान मिटाने के लिए लॉग्स को हटा सकते हैं। स्वचालित वल्नरेबिलिटी स्कैनर और कंप्यूटर वर्म्स द्वारा किए गए हमलों की संख्या इतनी अधिक होती है कि संगठन हर एक का पीछा नहीं कर सकते। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के पास अक्सर हमलावरों को पकड़ने के लिए आवश्यक कौशल, रुचि या बजट नहीं होता है। इसके अलावा नेटवर्क पर हमलावरों की पहचान करने के लिए नेटवर्क के कई स्थानों और विभिन्न देशों से लॉग एकत्र करना आवश्यक हो सकता है, जो जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है। जहां हमले सफल होते हैं और उल्लंघन होता है, वहां कई क्षेत्रों में अब अनिवार्य सुरक्षा उल्लंघन अधिसूचना कानून लागू हो चुके हैं। फास सुरक्षा और गोपनीयता के प्रकार बाहा एक्सेस कंट्रोल, एंटी कीलॉगर, एंटी मैलवेयर, एंटी स्पाईवेयर, एंटी सबवर्जन सॉफ्टवेयर, एंटी टैंपर सॉफ्टवेयर, एंटी थेफ्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिस्पैच CAD, डेटा लॉस प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर, फायरवॉल इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम IPS, लॉग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, पेरेंटल कंट्रोल रिकॉर्ड्स, मैनेजमेंट सैंडबॉक्स सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन और इवेंट मैनेजमेंट SIEM सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटिंग वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। जोखिम में प्रणालियां HR कंप्यूटर प्रणालियों की संख्या में वृद्धि और व्यक्तियों, व्यवसायों, उद्योगों और सरकारों द्वारा उन पर बढ़ती निर्भरता का मतलब है कि जोखिम में आने वाली प्रणालियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। यसातास वित्तीय प्रणालियां यसातास वित्तीय नियामकों और संस्थानों जैसे अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग SIC, स्विफ्ट, निवेश बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के कंप्यूटर सिस्टम साइबर अपराधियों के प्रमुख हैकिंग लक्ष्यों में शामिल हैं, जो बाजारों में हेरफेर करने और अवैध लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। जिन वेबसाइटों और ऐप्स में क्रेडिट कार्ड नंबर, ब्रोकरेज खाते और बैंक खाते की जानकारी संग्रहित होती है, वे भी प्रमुख लक्ष्य हैं, क्योंकि वहां से धन हस्तांतरण, खरीदारी या जानकारी को काले बाजार में बेचकर त्वरित वित्तीय लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इन स्टोर भुगतान प्रणालियों और ATM मशीनों में भी ग्राहकों की खाता जानकारी और पिन प्राप्त करने के लिए छेड़छाड़ की गई है। UCLA इंटरनेट रिपोर्ट डिजिटल भविष्य का सर्वेक्षण 2000 के अनुसार व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता ऑनलाइन बिक्री के लिए बाधा उत्पन्न करती है और 10 में से 9 से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता क्रेडिट कार्ड सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वेब ब्राउजरों और वेबसाइटों के बीच सुरक्षा सुधारने के लिए सबसे आम तकनीकें SSL, सिक्योर सॉकेट्स लेयर, और इसके उत्तराधिकारी TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी हैं। इन प्रोटोकॉल के साथ पहचान प्रबंधन और प्रमाणीकरण सेवाएं और डोमेन नाम सेवाएं कंपनियों और उपभोक्ताओं को सुरक्षित संचार और व्यापार में सक्षम बनाती हैं। SSL और TLS के कई संस्करण आज वेब ब्राउजिंग, ईमेल, इंटरनेट फैक्सिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग और VoIP, वॉइस ओवर IP जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। इन तकनीकों के विभिन्न इंटरऑपरेबल कार्यान्वयन मौजूद हैं, जिनमें से कम एक ओपन सोर्स है, जो किसी को भी एप्लीकेशन का सोर्स कोड देखने और कमजोरियों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां वीजा और मास्टर कार्ड ने सुरक्षित EMV चिप विकसित की है,
जो क्रेडिट कार्ड में एम्बेडेड होती है। इस क्षेत्र में अन्य विकासों में चिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम, चिप ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम शामिल है, जिसमें बैंक ग्राहकों को ऑनलाइन सुरक्षित लेन देन करने के लिए हैंड हेल्ड कार्ड रीडर प्रदान करते हैं। अन्य प्रगति में तत्काल जारीकरण जैसी तकनीक का विकास शामिल है, जिसने शॉपिंग मॉल कियोस्क को बैंकों की ओर से ऑन द स्पॉट क्रेडिट कार्ड जारी करने में सक्षम बनाया है। शक्तिर अपारे उपयोगिताएं और औद्योगिक उपकरण अपाले कंप्यूटर कई उपयोगिताओं में महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जिनमें दूरसंचार का समन्वय, पावर ग्रिड, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और जल और गैस नेटवर्क में वाल्व खोलना और बंद करना शामिल है। यदि ये मशीनें इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, तो इंटरनेट एक संभावित हमले का मार्ग बन सकता है। लेकिन स्टक्सनेट वर्म ने यह दिखाया कि इंटरनेट से न जुड़े कंप्यूटरों द्वारा नियंत्रित उपकरण भी असुरक्षित हो सकते हैं। 2014 में कंप्यूटर इमरजेंसी रेडीनेस टीम, जो कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की एक शाखा है, ने ऊर्जा कंपनियों में उन्नतन हैकिंग घटनाओं की जांच की। विमानन उद्योग अत्यधिक जटिल प्रणालियों पर निर्भर करता है, जिन पर हमले किए जा सकते हैं। एक साधारण बिजली आउटेज भी एक हवाई अड्डे पर वैश्विक स्तर पर परिणाम उत्पन्न कर सकता है। इन प्रणालियों का अधिकांश हिस्सा रेडियो प्रसारण पर निर्भर करता है, जिसे बाधित किया जा सकता है। महासागरों के ऊपर विमान नियंत्रण विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि रडार कवरेज समुद्र से 175 से 225 मील तक ही सीमित है। एक विमान के भीतर से भी हमले की संभावना हो सकती है। विमानन प्रणालियों में सुरक्षा सुधार लाना एक अनूठी चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि कुशल हवाई परिवहन पर वजन और आकार का गहरा प्रभाव पड़ता है। विमानों में भौतिक सुरक्षा उपकरण जोड़ने से उनके बिना लोड किए वजन में वृद्धि हो सकती है, जिससे माल या यात्री क्षमता में कमी आ सकती है। यूरोप में पैन यूरोपीय नेटवर्क सेवा और न्यूपेन्स और अमेरिका में अगली पीढ़ी नेक्स्ट जेन कार्यक्रम के साथ एयर नेविगेशन सेवा प्रदाता अपनी समर्पित नेटवर्क बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। कई आधुनिक पासपोर्ट अब बायोमेट्रिक पासपोर्ट हैं, जिनमें एक एम्बेडेड माइक्रोचिप होती है, जो एक डिजिटाइज्ड फोटोग्राफ और व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, लिंग और जन्मतिथि संग्रहीत करती है। इसके अलावा अधिक देशों में पहचान से संबंधित धोखाधड़ी को कम करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक को लागू किया जा रहा है। ई पासपोर्ट की शुरुआत ने पासपोर्ट धारक की पहचान की पुष्टि करने में सीमा अधिकारियों की मदद की है, जिससे यात्री प्रक्रिया तेजी से हो रही है। अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया में रेटिना और फिंगरप्रिंट पहचान तकनीक के साथ स्मार्ट गेट कियोस्क पेश करने की योजनाएं चल रही हैं। एयरलाइन उद्योग पारंपरिक कागजी टिकटों की बजाय इलेक्ट्रॉनिक टिकटों ई टिकट्स की ओर बढ़ रहा है। यह ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में प्रगति के कारण संभव हुआ है, जो एयरलाइनों के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। लंबी दूरी की बस कंपनियां भी आज ई टिकट लेन देन की ओर बढ़ रही हैं। एक सफल हमले के परिणाम गोपनीयता की हानि से लेकर प्रणाली अखंडता की हानि, हवाई यातायात नियंत्रण आउटेज, विमान की हानि और यहां तक कि जान की हानि तक हो सकते हैं। उपभोक्ता उपकरण आशाश, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप आमतौर पर पासवर्ड या वित्तीय खाता जानकारी जुटाने या किसी अन्य लक्ष्य पर हमला करने के लिए बॉटनेट बनाने के लिए निशाना बनाए जाते हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्ट घड़ियां और अन्य मोबाइल डिवाइस जैसे कि गतिविधि ट्रैकर्स के रूप में उपयोग होने वाले उपकरणों में कैमरे, माइक्रोफोन, जीपीएस रिसीवर, कंपास और एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसर होते हैं, जिन्हें हैक किया जा सकता है, और यह व्यक्तिगत जानकारी, जिसमें संवेदनशील स्वास्थ्य जानकारी भी शामिल है, एकत्र कर सकते हैं। इनमें से किसी भी डिवाइस पर वाईफाई, ब्लूटूथ और सेल फोन नेटवर्क हमले के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, और सेंसर एक सफल ब्रीच के बाद दूरस्थ रूप से सक्रिय किए जा सकते हैं। घर के स्वचालन उपकरणों की बढ़ती संख्या, जैसे कि नेस्ट थर्मोस्टेट, भी संभावित लक्ष्यों में शामिल हैं। सुरक्षा केवल ताले और चाबियों से नहीं आती, बल्कि जागरूकता और विवेक से आती है। पापा, स्वास्थ्य देखभाल। आज कई स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां इंटरनेट का उपयोग करके बेहतर उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती हैं,
जैसे टेली हेल्थ का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की संभावना, या फिटनेस ट्रैकर्स का उपयोग करके बीमा प्रीमियम कम करना। स्वास्थ्य सेवा कंपनी ह्यूमाना, वेबएमडी, ओरेकल कॉर्पोरेशन, ईडीएस और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी करती है, जिससे उसके सदस्य अपने स्वास्थ्य सेवा रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं, साथ ही स्वास्थ्य सेवा योजनाओं का अवलोकन प्राप्त कर सकते हैं। रोगियों के रिकॉर्ड तेजी से सुरक्षित इन हाउस नेटवर्क पर रखे जा रहे हैं, जिससे अतिरिक्त भंडारण स्थान की आवश्यकता कम हो रही है। बड़े निगम, शाफ्टरडाक, बड़ी कंपनियां सामान्यतः हमलों के निशाने पर होती हैं। कई मामलों में हमलों का उद्देश्य पहचान की चोरी के माध्यम से वित्तीय लाभ प्राप्त करना होता है, और इसमें डेटा उल्लंघनों का समावेश होता है। उदाहरणों में होम डिपो, स्टेपल्स, टारगेट कॉर्पोरेशन और इक्विफैक्स द्वारा लाखों ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड और वित्तीय विवरणों का नुकसान शामिल है। चिकित्सा रिकॉर्ड, सामान्य पहचान चोरी, स्वास्थ्य बीमा धोखाधड़ी और मनोरंजन उद्देश्यों या पुनर्विक्रय के लिए नशीली दवाओं के लिए मरीजों का प्रतिरूपण करने के लिए लक्षित किए गए हैं। हालांकि साइबर खतरों में लगातार वृद्धि हो रही है। 2015 में सभी संगठनों में से 22% ने अपने व्यवसाय के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण नहीं बढ़ाया। हालांकि सभी हमले वित्तीय रूप से प्रेरित नहीं होते। सुरक्षा फर्म HB गैरी फेडरल को 2011 में हैक्टिविस्ट समूह अनोनिमस द्वारा गंभीर हमलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि फर्म के CEO ने उनके समूह में घुसपैठ करने का दावा किया था। 2014 में सोनी पिक्चर्स को हैक कर लिया गया, जिसमें कंपनी को डेटा लीक के माध्यम से शर्मिंदा करने और वर्कस्टेशनों और सर्वरों को मिटाकर कंपनी को अपंग बनाने का दोहरा उद्देश्य प्रतीत हुआ। पम ऑटोमोबाइल हम आम वाहन तेजी से कंप्यूटरीकृत हो रहे हैं, जिसमें कई मॉडलों में इंजन टाइमिंग, क्रूज कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेक्स, सीट बेल्ट टेंशनर्स, डोर लॉक, एयरबैग और उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली शामिल हैं। इसके अलावा कनेक्टेड कारें ऑन बोर्ड उपभोक्ता उपकरणों और सेल फोन नेटवर्क के साथ संचार करने के लिए वाईफाई और ब्लूटूथ का उपयोग कर सकती हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारें और भी जटिल होने की उम्मीद है। इन सभी प्रणालियों में कुछ सुरक्षा जोखिम होते हैं और ऐसे मुद्दों ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। जोखिम के सरल उदाहरणों में एक दुर्भावनापूर्ण कॉम्पैक्ट डिस्क का उपयोग अटैक वेक्टर के रूप में किया जाना शामिल है, और कार के ऑन बोर्ड माइक्रोफोन का उपयोग ईव्सड्रॉपिंग के लिए किया जा सकता है। हालांकि यदि कार के आंतरिक कंट्रोलर एरिया नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त की जाती है तो खतरा बहुत अधिक हो जाता है, और 2015 के एक व्यापक रूप से प्रचारित परीक्षण में हैकर्स ने 10 मील दूर से एक वाहन को रिमोट कंट्रोल करके उसे खाई में गिरा दिया। निर्माता विभिन्न तरीकों से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें 2016 में टेस्ला ने अपनी कारों के कंप्यूटर सिस्टम में कुछ सुरक्षा फिक्स को ओवर द एयर धकेल दिया। स्वायत्त वाहनों के क्षेत्र में सितंबर 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के परिवहन विभाग ने कुछ प्रारंभिक सुरक्षा मानकों की घोषणा की और राज्यों से एक समान नीतियां बनाने का आह्वान किया। इसके अलावा ई ड्राइवर्स लाइसेंस भी उसी तकनीक का उपयोग करके विकसित किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मैक्सिको के लाइसेंसिंग प्राधिकरण ICV ने मोंटेरी शहर, न्यूवो लियोन राज्य को पहले ई ड्राइवर्स लाइसेंस जारी करने के लिए एक स्मार्ट कार्ड प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। शिपिंग कंपनियों ने RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक को एक कुशल डिजिटल रूप से सुरक्षित ट्रैकिंग डिवाइस के रूप में अपनाया है। बारकोड के विपरीत RFID को 20 फीट की दूरी से पढ़ा जा सकता है। फेडेक्स और UPS द्वारा RFID का उपयोग किया जाता है। एंटसाहाक सरकारी और सैन्य कंप्यूटर प्रणालियों पर आमतौर पर कार्यकर्ताओं और विदेशी शक्तियों द्वारा हमले किए जाते हैं। स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारी बुनियादी ढांचा जैसे ट्रैफिक लाइट नियंत्रण, पुलिस और खुफिया एजेंसी संचार कर्मियों के रिकॉर्ड, साथ ही छात्र रिकॉर्ड, FBI, CIA और पेंटागन सभी अपनी इमारतों के लिए सुरक्षित नियंत्रित पहुंच तकनीक का उपयोग करते हैं। हालांकि इस प्रकार की तकनीक का उपयोग उद्यमशील दुनिया में भी तेजी से फैल रहा है। अधिक से अधिक कंपनियां डिजिटल रूप से सुरक्षित नियंत्रित पहुंच तकनीक के विकास का लाभ उठा रही हैं।
उदाहरण के लिए जी का ACU विजन एकल पैनल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो पहुंच नियंत्रण, अलार्म निगरानी और डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और भौतिक सुरक्षा कमजोरियां। आस इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT ऐसे भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जैसे कि उपकरण, वाहन और इमारतें जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी से लैस होते हैं, जिससे वे डेटा एकत्र और आदान प्रदान कर सकते हैं। इस विकास के साथ सुरक्षा चुनौतियों पर उचित ध्यान न दिए जाने की चिंताएं उठाई गई हैं। जहां IoT भौतिक दुनिया को कंप्यूटर आधारित सिस्टमों में सीधे एकीकृत करने के अवसर प्रदान करता है, वहीं यह दुरुपयोग के अवसर भी प्रदान करता है। विशेष रूप से जैसे जैसे IoT का विस्तार हो रहा है, साइबर हमले भौतिक केवल वर्चुअल नहीं, खतरे के रूप में सामने आ सकते हैं। यदि एक मुख्य दरवाजे की ताला इंटरनेट से जुड़ी हो और इसे फोन से लॉक अनलॉक किया जा सकता हो, तो एक अपराधी एक चुराए या हैक किए गए फोन के बटन दबाकर घर में घुस सकता है। IoT सक्षम उपकरणों द्वारा नियंत्रित दुनिया में लोग अपने क्रेडिट कार्ड नंबर से कहीं ज्यादा खो सकते हैं। चोरों ने गैर इंटरनेट संयुक्त होटल दरवाजों की तालों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों से बायपास भी किया है। एक ऐसा हमला जो भौतिक ढांचे या मानव जीवन को लक्षित करता है, उसे साइबर किनेटिक हमला कहा जाता है। जैसे जैसे IoT उपकरण और एप्लायंसेस अधिक व्यापक होते जा रहे हैं, साइबर किनेटिक हमलों की प्रचलन और संभावित क्षति में काफी वृद्धि हो सकती है। चिकित्सा प्रणालियां। इस चिकित्सा उपकरणों पर या तो सफलतापूर्वक हमला किया गया है या उनमें संभावित घातक कमजोरियों का प्रदर्शन किया गया है, जिनमें अस्पताल में उपयोग किए जाने वाले निदान उपकरण और प्रत्यारोपित उपकरण जैसे पेसमेकर और इंसुलिन पंप शामिल हैं। अस्पतालों और अस्पताल संगठनों के हैक होने की कई रिपोर्टें हैं, जिनमें रैंसमवेयर हमले, विंडोज XP कमजोरियों का शोषण, वायरस और अस्पताल के सर्वरों पर संग्रहीत संवेदनशील डेटा के डेटा उल्लंघन शामिल हैं। 28 दिसंबर 2016 को अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन FDA ने इंटरनेट से जुड़े उपकरणों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए अपनी सिफारिशें जारी की, लेकिन प्रवर्तन के लिए कोई संरचना नहीं प्रदान की। पाशी कमाशे ऊर्जा क्षेत्र पॉसी ट्रेस डेली एनर्जी इनसाइडर के अनुसार वितरित उत्पादन प्रणालियों में साइबर हमले का खतरा वास्तविक है। एक हमला एक बड़े क्षेत्र में लंबे समय तक बिजली की हानि का कारण बन सकता है, और ऐसा हमला प्राकृतिक आपदा जितना गंभीर परिणाम ला सकता है। कोलंबिया जिले में एक वितरित ऊर्जा संसाधन DER प्राधिकरण बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को अपनी ऊर्जा खपत के बारे में अधिक जानकारी देना और स्थानीय विद्युत उपयोगिता कंपनी पेपको को ऊर्जा मांग का बेहतर अनुमान लगाने का अवसर देना है। हालांकि DC का यह प्रस्ताव तीसरे पक्ष के विक्रेताओं को ऊर्जा वितरण के कई बिंदु बनाने की अनुमति देगा, जिससे साइबर हमलावरों के लिए बिजली ग्रिड को खतरा पहुंचाने के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं। विजय दूरसंचार शायद सबसे व्यापक रूप से जाना जाने वाला डिजिटल रूप से सुरक्षित दूरसंचार उपकरण SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड है, जो दुनिया के अधिकांश सेलुलर उपकरणों में सेवा प्राप्त करने से पहले एम्बेड किया जाता है। SIM कार्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित वातावरण की शुरुआत मात्र है। स्मार्ट कार्ड वेब सर्वर SCWS का ड्राफ्ट मानक एक स्मार्ट कार्ड में HTTP सर्वर के इंटरफेस को परिभाषित करता है। मोबाइल फोन से और उसके लिए ओवर द एयर OTA भुगतान और क्रेडिट कार्ड की जानकारी को सुरक्षित करने के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं। स्मार्ट वीडियो कार्ड तकनीक के माध्यम से संयोजन SIM DVD उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, जो एक नियमित SIM कार्ड के शरीर में DVD समर्पित ऑप्टिकल डिस्क को एम्बेड करते हैं। डिजिटल सुरक्षा से जुड़े अन्य दूरसंचार विकासों में मोबाइल हस्ताक्षर शामिल हैं, जो एक कानूनी रूप से बाध्यकारी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर उत्पन्न करने के लिए एम्बेडेड SIM कार्ड का उपयोग करते हैं। सुरक्षा उल्लंघनों की लागत और प्रभाव OSB सुरक्षा उल्लंघनों के कारण गंभीर वित्तीय नुकसान हुए हैं, लेकिन किसी घटना की लागत का अनुमान लगाने के लिए कोई मानक मॉडल नहीं है। इसलिए उपलब्ध डेटा केवल वही है जो संबंधित संगठनों द्वारा सार्वजनिक किया जाता है। कई कंप्यूटर सुरक्षा परामर्श कंपनियां वायरस और वर्म हमलों और सामान्य रूप से शत्रुतापूर्ण डिजिटल कृत्यों के कारण होने वाले विश्वव्यापी नुकसानों का अनुमान लगाती हैं।
2003 में इन कंपनियों द्वारा दिए गए नुकसान के अनुमान 13 बिलियन डॉलर्स केवल वर्म और वायरस से लेकर 226 बिलियन सभी प्रकार के गुप्त हमलों के लिए तक थे। इन अनुमानों की विश्वसनीयता अक्सर चुनौती दी जाती है। इसका आधारभूत तरीका आमतौर पर उपाख्यानात्मक होता है। हालांकि सुरक्षा उल्लंघनों की वित्तीय लागत का उचित अनुमान लगाने से संगठन तर्कसंगत निवेश निर्णय ले सकते हैं। सूचना सुरक्षा में निवेश के लिए क्लासिक गॉर्डन लोएब मॉडल के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी कंपनी को सूचना की सुरक्षा के लिए किए गए खर्च को अपेक्षित नुकसान के छोटे हिस्से तक ही सीमित रखना चाहिए, अर्थात साइबर सूचना सुरक्षा उल्लंघन से होने वाले नुकसान का अपेक्षित मूल्य। पापन्स हमलावर प्रेरणा छापन्स जिस प्रकार शारीरिक सुरक्षा में होता है, कंप्यूटर सुरक्षा उल्लंघनों के लिए भी हमलावरों की प्रेरणाएं भिन्न होती हैं। कुछ हमलावर केवल रोमांच की तलाश में होते हैं या तोड़फोड़ करना चाहते हैं। कुछ कार्यकर्ता होते हैं, जबकि अन्य अपराधी होते हैं जो आर्थिक लाभ की खोज में होते हैं। राज्य प्रायोजित हमलावर अब आम हो गए हैं और उनके पास अच्छे संसाधन होते हैं, लेकिन यह शुरुआत शौकिया लोगों से हुई थी, जैसे कि मार्कस हेस जिसने केजीबी के लिए हैकिंग की, जैसा कि क्लिफोर्ड स्टॉल ने अपनी पुस्तक द कुकूज एग में बताया है। हमलावरों की प्रेरणाएं हमलों के प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकती हैं, जैसे कि आनंद प्राप्त करने से लेकर राजनीतिक उद्देश्यों तक। उदाहरण के लिए, हैकटिविस्ट किसी कंपनी या संगठन को निशाना बना सकते हैं जो उनके विचारों से मेल नहीं खाता। इसका उद्देश्य कंपनी की वेबसाइट को गिराकर उसे बदनाम करना हो सकता है। उच्च क्षमता वाले हैकर जो बड़े वित्तीय समर्थन या राज्य प्रायोजन के साथ काम करते हैं, अपने वित्तीय समर्थकों की मांगों के अनुसार हमला कर सकते हैं। ऐसे हमले अधिक गंभीर होते हैं, जैसे कि 2015 में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हुआ हमला, जिसमें स्पीयर फिशिंग, फाइलों का नष्ट होना और डिनायल ऑफ सर्विस (DOS) जैसे तकनीकों का उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त हाल के हमलावरों की प्रेरणाएं उग्रवादी संगठनों से भी जुड़ी होती हैं, जो राजनीतिक लाभ प्राप्त करने या सामाजिक एजेंडे को बाधित करने के लिए हमले करते हैं। इंटरनेट, मोबाइल प्रौद्योगिकियों और सस्ते कंप्यूटिंग उपकरणों के प्रसार ने क्षमताओं को बढ़ाया है, लेकिन साथ ही उन वातावरणों के लिए जोखिम भी बढ़ाया है जिन्हें संचालन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी महत्वपूर्ण लक्षित वातावरण समझौतों के प्रति संवेदनशील होते हैं, और इसने विभिन्न प्रकार के हमलावरों की प्रेरणाओं को ध्यान में रखते हुए जोखिम को कम करने के लिए कई अध्ययन किए हैं। किसी भी प्रणाली के लिए खतरे की मॉडलिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू संभावित हमलों के पीछे की प्रेरणाओं और उन्हें अंजाम देने वाले व्यक्तियों या समूहों की पहचान करना है। सुरक्षा उपायों का स्तर और विवरण उस विशेष प्रणाली के अनुसार भिन्न होंगे जिसे संरक्षित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्तिगत होम कंप्यूटर, एक बैंक और एक वर्गीकृत सैन्य नेटवर्क के सामने अलग अलग खतरे होते हैं, भले ही वे समान तकनीकी आधार का उपयोग करते हों। आशाबास कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रबंधन आशाबास कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रबंधन एक संगठित दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर सुरक्षा घटना या समझौते के परिणामों का समाधान करना और प्रबंधन करना है, ताकि उल्लंघन को रोका जा सके या साइबर हमले को विफल किया जा सके। यदि किसी घुसपैठ को समय पर पहचाना और प्रबंधित नहीं किया जाता है, तो यह आमतौर पर डेटा उल्लंघन या सिस्टम विफलता जैसी अधिक हानिकारक घटना में बदल जाता है। कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया योजना का उद्देश्य घटना को नियंत्रित करना, नुकसान को सीमित करना और व्यवसाय को सामान्य स्थिति में पुनर्स्थापित करने में सहायता करना है। समझौतों का तेजी से जवाब देना कमजोरियों का शोषण कम कर सकता है, सेवाओं और प्रक्रियाओं को पुनर्स्थापित कर सकता है और नुकसान को कम कर सकता है। घटना प्रतिक्रिया योजना से संगठनों को घुसपैठ को नुकसान पहुंचाने से पहले रोकने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की एक श्रृंखला स्थापित करने की अनुमति मिलती है। सामान्य घटना प्रतिक्रिया योजनाओं में लिखित निर्देशों का एक सेट होता है जो साइबर हमले के जवाब में संगठन की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। बिना दस्तावेजी योजना के संगठन किसी घुसपैठ या समझौते का सफलतापूर्वक पता नहीं लगा सकता और हितधारक अपने कर्तव्यों, प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को समझ नहीं पाते।
जिससे संगठन की प्रतिक्रिया और समाधान की गति धीमी हो जाती है। कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया योजना के 4 प्रमुख घटक होते हैं। तैयारी कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं या समझौतों को संभालने के लिए प्रक्रियाओं पर हितधारकों को तैयार करना, पता लगाना और विश्लेषण, संदिग्ध गतिविधि की पहचान करना और जांच करना ताकि सुरक्षा घटना की पुष्टि हो सके, प्रभाव के आधार पर प्रतिक्रिया को प्राथमिकता देना और घटना की सूचना के समन्वय में सहायता करना, नियंत्रण, उन्मूलन और पुनर्प्राप्ति, प्रभावित प्रणालियों को अलग करना ताकि वृद्धि को रोका जा सके और प्रभाव को सीमित किया जा सके, घटना के मूल कारण का पता लगाना, मैलवेयर, प्रभावित प्रणालियों और बुरे कारकों को वातावरण से हटाना और जब कोई खतरा न रहे तो प्रणालियों और डेटा को पुनर्स्थापित करना। घटना के बाद की गतिविधि घटना, उसके मूल कारण और संगठन की प्रतिक्रिया का विश्लेषण ताकि घटना प्रतिक्रिया योजना और भविष्य की प्रतिक्रिया प्रयासों में सुधार किया जा सके। अपने विरोधी पर स्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए सूचना के सही प्रबंधन करना सूचना संग्राम कहलाता है। सूचना के आज के युग में सूचना संग्राम में महारत होना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सूचना संग्राम के अंतर्गत रणोपयोगी सूचना का एकत्रीकरण, यह सुनिश्चित करना कि आपके पास संग्रहित सूचना सही है, दुष्प्रचार करना, गलत सूचना देना, ऐसी सूचना देना जिससे शत्रु पक्ष और उसकी जनता का मनोबल गिराया जा सके, योजनाबद्ध तरीके से विरोधी की सूचना में गलतियां मिश्रित करना, विरोधी को सूचना इकट्ठा करने में अवरोध खड़े करना आदि आते हैं। यामिष्ट सूचना संग्राम के प्रकार एंडी स्टार राष्ट्रीय रणनीति अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर मार्टिन सी लिबिकी का कथन है कि सूचना संग्राम के अलग अलग रूप होते हैं। प्रत्येक संग्राम की अपनी विशेषता है। उन्होंने 7 प्रकार के संग्राम बताए हैं जो राजनीतिक, सैनिक या आर्थिक हो सकते हैं। ये निम्नलिखित हैं: गुप्त सूचना पर आधारित युद्ध, इंटेलिजेंस बेस्ड वॉरफेयर IBW, मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर PSIOP, आर्थिक सूचना युद्ध, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर EIW। इतिहास इन्हें भी देखें। ई सूचना, सुरक्षा दुष्सूचना डिसइंफॉर्मेशन, मनोवैज्ञानिक युद्ध PSYOP, अधिप्रचार प्रोपेगेंडा, बाहरी कड़ियां और इफावर संसाधन और इखर, साइबर स्पेस एंड इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, स्टडी सेंटर, एयर यूनिवर्सिटी, US एयर फोर्स, IWS, द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर साइट, द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मॉनिटर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर IWAR, IW, C4I, Cyber War Federation of American Scientists, IW Resources Association of Old Crows, https web.archive.org, web 2172012117z13, https myoc.org, the Electronic Warfare and Information Operations Association, c4i.org, Computer Security and Intelligence Information Warfare, Information Operations and Electronic Attack Capabilities Air Power Australia. Committee on Policy Consequences and Legal Ethical Implications of Offensive Information Warfare, the National Academies. Program on Information and Warfare. Global Information Society Project. World Policy Institute. Information Warfare, blog created to support the 3rd Intel Conf. On Information Warfare and Security at the University of Nebraska at Omaha on April 24, 2008. Pathyakrama. COSC 511. Information Warfare, Terrorism, Crime and National Security for Department of Computer Science, Georgetown University, 1997-2002. Dorothy Denning. Information Warfare, Cyber Terrorism and Hacktivism from Cybercrime, Cyber Terrorism and Digital Law Enforcement, New York Law School. Shodhapatra. Cole, Andrew Borden, USAF. Raytheon Stow. What is Information Warfare? Aerospace Power Chronicles, 1999. Dr. Carlo Kopp, A Fundamental Paradigm of Info War, February 2000. Research and Theory Links, Cyberspace and Information Operations Study Center, Air War College, Air University, US Air Force. अन्य पत्रक फमसीबैरिटी जैक्रीपी हबर्ड द्वारा सूचना संचालन पर एक निबंध प्रभाव समीकरण में संस्कृति चर कार्यपत्र जो द पब्लिक डिप्लोमेसी हैंडबुक रूटलेज मार्च 2008 में प्रकाशित होने वाला में प्रकाशित किया जाएगा। तापासी समाचार आलेख वाची सेना और वायुसेना साइबर युद्ध में आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश कर रही है। govexec.com 13 जून 2007। नाटो का कहना है कि साइबर हमलों से निपटने की तत्काल आवश्यकता है। रॉयटर्स
14 जून 2007। अमेरिका चीन के साथ साइबर युद्ध की तैयारी कर रहा है। टेलीग्राफ uk.co 15 जून 2007। नाटो और अमेरिका साइबरपंक युद्ध के लिए कमर कस रहे हैं। डी रजिस्टर 15 जून 2007। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग का सूचना संचार सिद्धांत फट सूचना संचालन रोडमैप DoD 2003। सूचना संचालन JP 313 2006। संचालन सुरक्षा JP 313 सैन्य छल JP 313 साइओपीएस के लिए संयुक्त सिद्धांत JP 3 2003। सार्वजनिक मामलों के लिए संयुक्त सिद्धांत JP 3 ऐसा 2005। हट्टामबास आतंक विरोधी शास आतंकवादी नेटवर्क को अस्थिर करना, आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध में सूचना प्रवाह को बाधित करना और उसमें हेरफेर करना। येल सूचना सोसाइटी परियोजना सम्मेलन पत्र 2005। चौथी पीढ़ी के युद्ध में समरूपता की तलाश, विचारों के युद्ध में सूचना संचालन बैंटल राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी संस्थान INSCT संगोष्ठी सिरैक्यूज विश्वविद्यालय 2006 में प्रस्तुति PDF स्लाइड KA ताइपाले। सूचना मोर्चे पर समरूपता की तलाश, इंटरनेट पर वैश्विक जिहाद का सामना करना 16 राष्ट्रीय रणनीति F रेव 14 ग्रीष्म ऋतु 2007। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERTN या ICERT भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है। यह हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है। यह भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा से संबंधित रक्षा को मजबूत करता है। शार्चिन पृष्ठभूमि शार्ट CERTN का गठन 2004 में भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा 7B के तहत संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत किया गया था। CERT-IN ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र NCIIPC जैसी अन्य एजेंसियों के साथ जिम्मेदारियों को ओवरलैप किया है, जो कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के अधीन है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अंतर्गत आता है। EDRs कार्यों ही दिसंबर 2013 में CERT-IN ने बताया कि बैंकिंग और वित्त, तेल और गैस और आपातकालीन सेवाओं जैसे सरकारी संगठनों पर साइबर हमलों में वृद्धि हुई है। इसने सभी महत्वपूर्ण विभागों को सुरक्षा दिशा निर्देशों की एक सूची जारी की। यह देश की साइबर सुरक्षा और खतरों के संदर्भ में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय सूचना बोर्ड के साथ संपर्क करता है। एक नोडल इकाई के रूप में भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MENTI के तहत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 8 मई 2016 में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CERT-IN और कैबिनेट कार्यालय UK के मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे पहले CERT-IN ने लगभग 7 देशों कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, जापान और उज्बेकिस्तान में समान संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। विदेश मंत्रालय ने भी शंघाई सहयोग संगठन के साथ सहयोग के क्षेत्रों में से एक के रूप में साइबर सुरक्षा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापनों के साथ भाग लेने वाले देश साइबर हमलों पर तकनीकी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं और साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए समाधान ढूंढ सकते हैं। वे प्रचलित साइबर सुरक्षा नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाले देशों के साइबर स्पेस को मजबूत करने, क्षमता निर्माण और उनके बीच संबंधों में सुधार करने में मदद करता है। घटनाएं और रिपोर्ट 8 मार्च 2014 में CERT-IN ने एंड्रॉयड जेली बीन के VPN कार्यान्वयन में एक गंभीर दोष की सूचना दी। जुलाई 2020 में गूगल क्रोम उपयोगकर्ताओं को तुरंत नए क्रोम ब्राउजर संस्करण 47.9 में अपग्रेड करने की चेतावनी दी है। हैकर्स तक पहुंच की अनुमति देने वाली कई कमजोरियों की सूचना मिली थी। अप्रैल 2021 में V2.4.18 से पहले एंड्रॉयड के लिए व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस पर और V2.1.32 से पहले iOS के लिए व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस पर पाई गई भेद्यता पर उच्च गंभीरता रेटिंग सलाह जारी की थी। संदर्भ इंडियन साइबर फोर्स ICF भारत स्थित एक हैक्टिविस्ट समूह है
जिसकी स्थापना वर्ष 2022 में हुई। यह समूह राजनीतिक रूप से प्रेरित साइबर अभियानों, वेबसाइटों पर डीडॉस हमलों, वेबसाइट विरूपण, डिफेसमेंट तथा डेटा उल्लंघनों के लिए जाना जाता है। समूह ने विभिन्न अवसरों पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, चीन, फिलिस्तीन, कतर और मालदीव सहित कई देशों से संबंधित वेबसाइटों एवं डिजिटल प्रणालियों को निशाना बनाने का दावा किया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान समूह का सबसे अधिक लक्षित देश रहा है। विभिन्न मीडिया और साइबर सुरक्षा रिपोर्टों में इंडियन साइबर फोर्स को भारत समर्थक तथा कुछ मामलों में इजराइल समर्थक हैक्टिविस्ट समूह के रूप में वर्णित किया गया है। वर्ष 2023 में कनाडाई सैन्य वेबसाइटों पर हुए साइबर हमलों, बांग्लादेश में डेटा लीक तथा फिलिस्तीनी संगठनों के विरुद्ध साइबर अभियानों के कारण यह समूह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया। वर्ष 2025 में पहलगाम हमले के बाद समूह ने पाकिस्तान की कई सरकारी एवं निजी संस्थाओं के डेटा उल्लंघन और साइबर हमलों का दावा किया, जिसे अनेक समाचार संस्थानों ने रिपोर्ट किया। वेबज़ाउट.io ने वर्ष 2024 के सबसे सक्रिय हैक्टिविस्ट समूहों की अपनी सूची में इंडियन साइबर फोर्स को शामिल किया। हमले 2023 वर्ष मार्च 2023 में इंडियन साइबर फोर्स ने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार पुलिस सर्वर से लगभग 2.7 लाख नागरिकों का डेटा लीक करने का दावा किया। इसके बाद खुलना मेट्रोपॉलिटन पुलिस से संबंधित प्रणालियों को भी निशाना बनाया गया। सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान समूह ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया समर्थित हैक्टिविस्ट अभियानों के जवाब में कई साइबर हमलों का दावा किया। रिपोर्टों के अनुसार इंडोनेशिया की सैन्य एवं सरकारी वेबसाइटें कुछ समय के लिए प्रभावित हुई थीं। उसी वर्ष भारत कनाडा कूटनीतिक विवाद के दौरान समूह ने वॉइस ऑफ कनाडा अभियान चलाया और कनाडाई सशस्त्र बलों सहित कई वेबसाइटों पर डीडॉस हमलों की जिम्मेदारी ली। अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास संघर्ष के बाद समूह ने फिलिस्तीन से संबंधित कई वेबसाइटों पर साइबर हमलों का दावा किया। नवंबर 2023 में कतर द्वारा पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद समूह ने कतर की कई वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं पर साइबर हमलों का दावा किया। चाक्टस 2025 आसाटास मार्च 2025 में बांग्लादेश के सावर नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट का विरूपण, डिफेसमेंट किया गया, जिसकी जिम्मेदारी इंडियन साइबर फोर्स ने ली। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद समूह ने पाकिस्तान के विरुद्ध कई साइबर अभियानों की घोषणा की। इस दौरान हबीब बैंक लिमिटेड, बलूचिस्तान विश्वविद्यालय, सिंध पुलिस तथा अन्य सरकारी एवं निजी संस्थानों के डेटा उल्लंघन का दावा किया गया। मई 2025 में समूह ने पाकिस्तान के विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों से जुड़े 1000 से अधिक आईपी कैमरों तक पहुंच प्राप्त करने का दावा किया तथा उनसे संबंधित वीडियो अपने सोशल मीडिया खातों पर साझा किए। इसी अवधि में समूह ने बहावलपुर स्थित इस्लामिया विश्वविद्यालय के डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त करने और बड़ी संख्या में छात्र अभिलेखों के लीक होने का दावा किया। कुछ मीडिया संस्थानों ने उपलब्ध कराए गए नमूना डेटा का स्वतंत्र रूप से परीक्षण भी किया। मई 2025 में समूह ने पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) के आइरिस पोर्टल से लगभग 150 गीगाबाइट डेटा प्राप्त करने का दावा किया, जिसमें करदाताओं से संबंधित अभिलेख शामिल होने की बात कही गई। प्रतिक्रिया: एसएसआर इंडियन साइबर फोर्स की गतिविधियों का उल्लेख विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संगठनों, शोध संस्थानों तथा समाचार माध्यमों द्वारा किया गया है। वर्ष 2023 में CERTEU ने अपनी साइबर सिक्योरिटी ब्रीफ रिपोर्ट में फिलिस्तीनी संस्थाओं के विरुद्ध समूह द्वारा किए गए कथित साइबर अभियानों का उल्लेख किया। साइबर सुरक्षा पत्रिका वायर्ड ने इजराइल हमास संघर्ष के दौरान सक्रिय हैक्टिविस्ट समूहों पर प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में इंडियन साइबर फोर्स का उल्लेख किया। अक्टूबर 2024 में फ्रांसीसी समाचार पत्र ले मोंड ने द न्यू एरा ऑफ हैक्टिविज्म शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में इंडियन साइबर फोर्स को विश्व स्तर पर सक्रिय हैक्टिविस्ट समूहों में शामिल किया। आन संदर्भ हासंडिल साइबर युद्ध, अंग्रेजी टा साइबर वॉर, एक ऐसा युद्ध होता है जो इंटरनेट और कंप्यूटरों के माध्यम से लड़ा जाता है, यानी इसमें भौतिक के स्थान पर कंप्यूटरों होते हैं।
अनेक देश लगातार साइबर युद्ध अभ्यास वॉर ड्रिल्स चलाते हैं, जिससे वह किसी भी संभावित साइबर हमले के लिए तैयार रहते हैं। तकनीक पर लगातार बढ़ती जा रही है निर्भरता के कारण कई देशों को साइबर हमलों की चिंता भी होने लगी है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारी खतरा बढ़ता जा रहा है। साइबर वॉर में तकनीकी तरीकों से हमले किए जाते हैं। ऐसे कुछ हमलों में एकदम पारंपरिक विधियां प्रयोग की जाती हैं, जैसे कंप्यूटर से जासूसी आदि। इन हमलों में वायरसों की सहायता से वेबसाइटें ठप कर दी जाती हैं और सरकार एवं उद्योग जगत को पंगु करने का प्रयास किया जाता है। इस युद्ध से बचाव हेतु कई देशों जैसे चीन ने वेबसाइट्स को ब्लैक करने, साइबर कैफों में गश्त लगाने, मोबाइल फोन के प्रयोग पर निगरानी रखने और इंटरनेट गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हजारों की संख्या में साइबर पुलिस तैनात कर रखी है। साइबर वॉर में तकनीकी उपकरणों और अवसंरचना को भी भारी हानि होती है। एक कुशल साइबर योद्धा किसी भी देश की अत्यधिक गोपनीय सैन्य और अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकता है। युद्ध के अन्य पारंपरिक तरीकों की तरह ही साइबर वॉर में किसी भी देश को अनेक रक्षात्मक विधियां और प्रत्युत्तर हमले के तरीके तैयार रखने पड़ते हैं, ताकि वह साइबर हमले की स्थिति में उसका तुरंत जवाब दे सके। हथियारों की दौड़ के कारण अभी तक दुनिया भर के देशों में साइबर सुरक्षा के संबंध में व्यय सीमित ही किया जाता है। सरकारें अक्सर इसके लिए जनसाधारण में से साइबर विशेषज्ञों पर निर्भर रहती हैं। यही लोग साइबर सुरक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वैसे इन योद्धाओं के लिए यह युद्ध पारंपरिक युद्ध से अधिक सुरक्षित है, क्योंकि इसमें योद्धा एक सुरक्षित स्थान पर बैठा रहता है। साइबर योद्धा विश्व के अनेक भागों में उपस्थित रहते हैं और वह सरकारों के निर्देशानुसार कंप्यूटर सिस्टमों में किसी भी किस्म की घुसपैठ पर नजर रखते हैं। कई देशों में साइबर सुरक्षा एक विशेषज्ञ कोर्स की तरह कराया जाता है, जिसके बाद व्यक्ति साइबर योद्धा के तौर पर कार्य कर सकता है। अमेरिका के अनुसार उसे साइबर युद्ध का सबसे बड़ा खतरा है। वहां के नेशनल इंटेलिजेंस के पूर्व निदेशक जॉन माइकल मैक्कोलेन के अनुसार आज यदि साइबर युद्ध छिड़ जाए तो अमेरिका उसमें हार जाएगा और भारत एवं चीन इस क्षेत्र में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। साइबर युद्ध के लिए सबसे बड़ी तैयारी चीन की मानी जाती है। मद्दारिसा विभिन्न प्रकार के साइबर आक्रमण आरिसा साइबर युद्ध में आक्रमण कई तरह के हो सकते हैं। नीचे कुछ प्रकार के आक्रमणों की सूची दी गई है। कम खतरनाक से अधिक खतरनाक के क्रम में हैकिंग, वैंडलिज्म, कमांड एवं कंट्रोल युद्ध C2W, आंकड़ा संग्रह, डेटा कलेक्शन, प्रोग्रामिंग नष्ट करना, प्रोग्रामिंग डिस्ट्रक्शन, महत्वपूर्ण अधोसंरचनाओं पर आक्रमण, अड्डाश, इन्हें भी देखें। अड्डा जुलाई 2009 के साइबर आक्रमण। संदर्भ अक्टट बाहरी कड़ियां अत्यंत मारकाट की जरूरत क्या है, साइबर युद्ध है ना। बालेंदु शर्मा दादिच। क्या इलेक्ट्रॉनिक पर्ल हार्बर जैसी कोई आपदा आएगी? पीसी वर्ल्ड इरा विंकलर द्वारा 1 दिसंबर 2009। कॉर्पोरेट जासूस को कैसे पहचाने, संग्रहीत वेबबैक मशीन कंप्यूटर वर्ल्ड 6 फरवरी 2009। अमेरिकी चीन सुरक्षा और समीक्षा आयोग की 2009 की वार्षिक रिपोर्ट का अध्याय 2 चीन की उन गतिविधियों पर आधारित है जिनका अमेरिकी सुरक्षा हितों पर प्रभाव पड़ता है। सीनेट पैनल 80% साइबर हमलों को रोका जा सकता है। वायर्ड 17 नवंबर 2009। उपभोक्ता रिपोर्ट ऑनलाइन सुरक्षा गाइड फॉक्स न्यूज। साइबर सुरक्षा संबंधी अद्यतन जानकारी, साइबर युद्ध संबंधी संदर्भ सामग्री, इन्फोवार, मॉनिटर साइबर युद्ध और कानून, डिजिटल स्टेकआउट, एंटरप्राइज, साइबर इंटेलिजेंस प्रदाता सूचना, युद्ध नीतियां, साइबर अपराध एवं युद्ध नीतियां। गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार द्वारा प्रबंधित एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। यह AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त है और पटना के बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय से संबद्ध है। यह पूर्व में 1980-1954 मगध इंजीनियरिंग कॉलेज MEC नाम दिया गया था। अब यह गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग GCE नाम के तहत एक सार्वजनिक संस्थान है। यह कॉलेज परिसर में ही में आयोजित एक समारोह में प्रसिद्ध गणमान्य व्यक्तियों और शिक्षाविदों की मौजूदगी में 2008 19 नवंबर को बिहार के नीतीश कुमार तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। एजमा छात्रावास छाटा, यहां पर 4 बालक छात्रावास एवं 1 बालिका छात्रावास सभी ईयर के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। सभी कमरे सिंगल उपलब्ध है। कॉमन हॉल, टेलीविजन, वाईफाई उपलब्ध है
और सभी छात्रावास में अपना अपना भोजनालय है। कक्षावार छात्रावास नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात के खाने में सेवा कर रहे हैं। अवडासत परिसर में सुविधाएं। अवासनास परिसर में गया जिले मुख्य शहर से 15 किलोमीटर की सरहद पर बिहार राज्य राजमार्ग 4 SH4 खिजरसराय प्रखंड के श्री कृष्णा नगर इलाके में स्थित है। कॉलेज के 87 एकड़ में फैला हुआ है। 2 शैक्षणिक भवनों, 3 कार्यशाला, प्रयोगशाला उपलब्ध है। यह क्षेत्र प्रदूषण से मुक्त, हरे भरे और निःशुल्क है। एक भोजनालय कैंटीन परिसर में उपलब्ध है। मध्य बिहार ग्रामीण बैंक की एक शाखा यहाँ सभी छात्रों की जरूरतों की सेवा कार्यात्मक है। प्रवेश आरडोवोटिश NTA द्वारा आयोजित JEE मेंस में प्राप्त स्कोर कार्ड द्वारा प्रवेश ली जाती है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा आयोजित UGAC काउंसलिंग के माध्यम से BTech एवं BArch प्रथम वर्ष में नामांकन एवं PGEAC काउंसलिंग के माध्यम से MTech प्रथम वर्ष में नामांकन हेतु, BTech दूसरे वर्ष में लेटरल एंट्री के लिए BCECE LE परीक्षा आयोजन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है। ईला समारोह, पायास वार्षिक समारोह कॉलेज की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। वार्षिक खेल, स्पर्धा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इसके साथ आयोजित की जाती है। सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, विदाई पार्टी, स्वागत पार्टी। शास विभाग एवं रिक्तियां। शास GCE 4 ब्रांचों में BTech की डिग्री एवं BArch की डिग्री देता है। GCE ऑफर MTech कोर्स इन 2 streams of engineering, MTech in cyber security, 18 seats, and MTech in VLSI design. 18 seats are available in this institution. Admission through graduate aptitude test in engineering. इंटरनेट सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण ISAT किसी संगठन के सदस्यों को उस संगठन की विभिन्न सूचना संपत्तियों की सुरक्षा के संबंध में दिया जाने वाला प्रशिक्षण है। ISAT सामान्य सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण का एक सबसेट है। यहां तक कि छोटे और मध्यम उद्यमों को आम तौर पर ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करने की सिफारिश की जाती है, लेकिन ऐसे संगठन जिन्हें सरकारी नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, अर्थात GLBA, PCI, HIPAA, SIRBOX को आम तौर पर सभी कर्मचारियों के लिए सालाना ISRT की आवश्यकता होती है। अक्सर ऐसे प्रशिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के रूप में प्रदान किए जाते हैं। कवरेज शाट विषय ISAT में शामिल किया गया उद्धरण चाहिए में शामिल हैं। पासवर्ड नीति सहित व्यक्तिगत कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके, विभिन्न कंप्यूटर सुरक्षा चिंताएं जिनमें स्पैम, मैलवेयर, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग आदि शामिल हैं। संभावित नौकरी हानि, फर्म को आर्थिक परिणाम, उन व्यक्तियों को नुकसान जिनके निजी रिकॉर्ड को विभाजित किया गया है और संभव नागरिक और आपराधिक कानून दंड सहित जानकारी को ठीक से संरक्षित करने में विफलता के परिणाम। इंटरनेट सिक्योरिटी अवेयर होने का मतलब है कि संगठन के कंप्यूटरों में संग्रहीत डेटा को सक्रिय रूप से चोरी होने से बचाना है। यह अक्सर उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड पर केंद्रित होता है ताकि आपराधिक तत्व अंततः बैंक खातों और अन्य उच्च मूल्य की IT संपत्तियों तक पहुंच प्राप्त कर सकें। यही कारण है कि संगठन की संपत्ति की रक्षा करना और उसे होने से रोकना महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार उद्धरण चाहिए। एंड यूजर इंटरनेट सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग डेप्थ सिक्योरिटी मॉडल में डिफेंस, प्रोसीजर और डिफेंस की अवेयरनेस लेयर में रहती है। उपयोगकर्ता सुरक्षा जागरूकता संगठन के सुरक्षा प्रोफाइल के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है। अंतिम उपयोगकर्ता सुरक्षा जागरूकता व्यापक सुरक्षा प्रोफाइल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कई हमले प्रकार सफल होने के लिए मानव हस्तक्षेप, सोशल इंजीनियरिंग पर निर्भर करते हैं। ISRT का ध्यान इंटरनेट सुरक्षा के प्रति कर्मचारियों के दृष्टिकोण में एक तत्काल और स्थायी परिवर्तन प्राप्त करना है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संगठन के अस्तित्व के लिए सुरक्षा नीतियां और स्वीकार्य उपयोग नीतियां महत्वपूर्ण हैं, न कि ऐसे नियम जो कर्मचारी को कुशल होने तक सीमित रखते हैं। काम पर .n संवेदनशील जानकारी को संभालने और कंपनी की सूचना प्रणालियों की सुरक्षा में महंगी त्रुटियों की संभावनाओं को कम करने के लिए कर्मचारियों के लिए सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। उद्धरण चाहिए प्रशिक्षण को कई साधनों के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है और कुछ दृष्टिकोण
दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी हैं। द नथिंग अप्रोच, संगठन बिना किसी सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित करता है और फिशिंग और मैलवेयर से बचाने के लिए स्वचालित प्रणालियों पर निर्भर करता है। दी ब्रेक रूम अप्रोच, कर्मचारियों को लंच या मीटिंग के दौरान इकट्ठा किया जाता है और बताया जाता है कि ईमेल, वेब सर्फिंग आदि में क्या देखना है। मासिक सुरक्षा वीडियो दृष्टिकोण, कर्मचारियों को लघु वीडियो दिखाए जाते हैं जो बताते हैं कि संगठन को कैसे सुरक्षित और सुरक्षित रखा जाए। फिशिंग टेस्ट दृष्टिकोण, कुछ कर्मचारी पूर्व चयनित होते हैं और नकली फिशिंग हमले भेजे जाते हैं। आईटी यह निर्धारित करता है कि क्या वे हमले के शिकार हो गए हैं और उन कर्मचारियों को उपचारात्मक प्रशिक्षण मिलता है। मानव फायरवॉल दृष्टिकोण, संगठन में सभी का परीक्षण किया जाता है। फिशिंग हमलों के शिकार होने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है और फिर सभी को प्रमुख हमले वेक्टर पर प्रशिक्षित किया जाता है। नियमित रूप से सभी कर्मचारियों को नकली फिशिंग हमले भेजे जाते हैं। सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण यह सुनिश्चित कर सकता है कि कर्मियों को अपने नियोक्ता की सुरक्षा प्रथाओं और नीतियों की ठोस समझ हो। इसके विपरीत, एक असंक्रमित कर्मचारी मैलवेयर, फिशिंग हमलों और सामाजिक इंजीनियरिंग के अन्य रूपों के लिए अति संवेदनशील है। वे एक संगठन की प्रणालियों को पर्याप्त नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसके डेटा को जोखिम में डाल सकते हैं। उद्धरण चाहिए, किसी भी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य पहलुओं में आम तौर पर शामिल हैं। उद्धरण चाहिए, निम्नलिखित निरंतर आधार पर ट्रेन, जब कर्मचारी को पहले काम पर रखा जाता है या संगठन में एक नई भूमिका सौंपी जाती है तो प्रशिक्षण को सीमित करने से बचें। केवल एक गैर संवादात्मक क्लासरूम सेटिंग में रचनात्मक रूप से प्रशिक्षित करें। प्रशिक्षण प्रक्रिया में अंतरक्रियाशीलता का परिचय देने के साधनों की तलाश करें। कर्मचारियों की प्रगति और फिश प्रोन प्रतिशत मापने का एक साधन है। आहास, यह सभी देखें, पाहस पहुंच नियंत्रण, शारीरिक सुरक्षा, 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 नियंत्रण, सुरक्षा, प्रबंधन, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग।